बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे सेटल होते हुए। ये है इमरान हसन और ये अरबला हसन। महसूस तो आपको हो जाता होगा कि हम किस असल बसल के अंदर आते हैं। आज इत्तेफाक की बात यह है कि एक मुकम्मल कॉरिडोर आपको पता है बना है लाहौर के अंदर अंडर पासेस का, जहाँ से आप और मैं आते हैं। आज उसके बावजूद वहाँ पे ट्रैफिक हो रहा था। आई मीन हाँ, मुझे उसके बावजूद फील हो रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे हम जब ऐसे बड़े मनसूबे प्लान करते हैं ना, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, तो इस बात को मलूज़े खातिर रखा जाए कि एक तो आप उस वक्त की जरूरत पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जितने भी बड़े मंसूबे बनते हैं ना, उसमें लॉन्ग टर्म देखा जाता है कि जब प्रेशर पड़ेगा और तादाद बढ़ जाएगी गाड़ियों की। जिस कॉरिडोर का आप जिक्र कर रहे हैं वो पहले चौड़ी रोड है, उसके बाद फिर वो पतली रोड होती है और बॉटलनेक बन जाता है। एग्जैक्टली बॉटलनेक बनता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव होता है। और मेरे ख्याल से स्कूल सोचना चाहिए थी ना पहले, ऐसे सोच लिया लेकिन कोई नहीं जनाब, जिन्होंने मंसूबे बनाए उनकी तख्ती लग गई। और क्या जिंदगी में चाहिए आपको, ये अचीवमेंट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। शुरू में बल्कि पेट्रोल की अच्छी तारीफ करें ना, हमने तख्ती की बात की, किसी ने ऑफेंड नहीं होना। पेट्रोल सस्ता हो गया, अगरचे कि मैं समझने से कासिर हूं कि सस्ता कैसे हुआ है, ये रिलीफ कहां से आया है, कहां से गवर्नमेंट को पैसे बच के। लेकिन यस, 8 रुपए पेट्रोल की कीमतें, रोड तंग, यू नेवर नो। लेकिन 8 रुपए पेट्रोल की प्राइस के अंदर कमी हुई है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, रात को बड़ी खुशाइंद खबर थी हमारे लिए। तो ये जो नई कीमत है, इसका इतलाक रात 12 बजे से हो गया। उम्मीद है कि आप उन खुश नसीबों में से होंगे जिन्होंने वैसे ही पेट्रोल पंप पे गए और आगे से जो वहाँ पे मौजूद थे सेल्स पर्सन, उन्होंने कहा होगा कि सर 8 रुपए सस्ता हो गया। ये वन ऑफ द गुड बेस्ट न्यूज जो आपको मिलती है ना। लेकिन कितना सस्ता, मतलब अगर आप टंकी फुल कराएं तो कितने बच जाएंगे? 8 into 40 अगर आपकी 40 की है तो 8 4 32 तक। अच्छा खासा फर्क पड़ गया। हाँ, 400-500 रुपए तो बच ही जाएंगे आपके, अगर 40 लीटर की टैंक की है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने ओगरा की सिफारिश पर आइंदा 15 रोज के लिए जो पेट्रोल की फी लीटर कीमत है, लोग भी क्या कहेंगे ना, हम बैठ के हिसाब करना शुरू हो गए कि कितने बचे। नाज़रीन, आप जैसे हालात है ऐसे ही होता है हिसाब किताब इस मुल्क में, हम भी ऐसे ही करते हैं। अवामी शो है एक्चुअली। 8 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया। हालिया कमी की वजह पेट्रोल की जो कीमत है फी लीटर 259.34 फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल के हवाले से बात करें, मट्टी के तेल की बात करें, लाइट डीजल की कीमतों में कोई कमी या कोई रद्दोबदल नहीं किया। सिर्फ पेट्रोल डलवाने वाले हजरात के लिए कमी है। वज़ारत खवातीन के लिए भी है। हाँ है, हजरात का है ना आपने। अच्छा, आपको ही मिलेगा ये, मुझे इंक्लूड किया है। थैंक यू खवातीन और हजरात के लिए, थैंक यू वेरी मच। वज़ारत खजाना की जानिब से जी ये जारी इलामिया है। और हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है 276.21 रुपीस फी लीटर है, इसको बरकरार रखा गया है। सिर्फ पेट्रोल जो 8 रुपए सस्ता हुआ है। वैसे आई रिमेंबर पिछली 2 दफा थोड़ा डीजल कम हुआ था, लेकिन पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई थी। सो मे बी वो थोड़ा फिर रिलीफ उस कॉन्टेक्स्ट में मिल गया। लेकिन चलें, जितना भी है अल्लाह करे अच्छा हो। और अब मेरी वंस अगेन तमाम ट्रांसपोर्टर से गुजारिश है, किराए कम कीजिएगा, पेट्रोल सस्ता हुआ है। सब्जी बेचने वालों से गुजारिश है, ये 2 लोग फौरन रेट्स बढ़ाते हैं, सब्जी बेचने वाले। और अब लोग कहेंगे सब्जी पे मतलब कितना, एक तो गरीब का बड़ा खर्चा आता है भाई। वो बेचारा किलो गोभी लेने जाता है, उसके 200-250 खुल जाते हैं, तो उसकी 1000 रुपए दिहाड़ी होती है। वो फिर आटा लेगा, सब्जी लेगा। अच्छा, तो बड़ा मसला हो जाता है। फैक्टर भी है, जो सब्जी बेच रहा है या जो सब्जी खरीद रहा है, उसके दरमियान जो मिडिल मैन वाला मामला है ना, ये सबसे ज्यादा फायदे में वो रहते हैं। जो बेचारा सब्जी फरोश है वो भी कितना ही कमा लेता होगा, मतलब वो भी सब्जी बेच के। जो मिडिल मैन वाला मसला है ना, ये बड़ा खराब है, चाहे वो सियासत हो या कहीं भी हो। आगे बढ़ते हैं जनाब और मैच की बात करते हैं। न्यूजीलैंड क्या मैच की बात बताएं। सॉरी, I was listening actually my producer's instructions। अच्छा जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वक्त जो इब्तदाई सूरत हाल है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। हमें मालूम है हमारी टीम बहुत अच्छा नहीं खेली है अब तक, लेकिन आज आखिरी मौका है टू सेव दिस सीरीज। डेंडन के अंदर ये मैच है और शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तानी स्क्वाड है। एक रोजा आराम के बाद आज अगर पाकिस्तान की टीम कम बैक नहीं करती तो इट विल बी 3-0। और मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 3 मैच मुसलसल हार जाए, जिससे ओवरऑल हम अगर रेटिंग देखें तो हमारा बहुत बेहतर है। हमने बहुत उनसे ज्यादा T20s हमने जीते हुए, लेकिन अब इतनी अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ हम क्यों इतना लो प्रोफाइल हो जाएंगे, ये एक लंबा फिक्रिया होगा। इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि बैटर और बॉलर्स दोनों के लिए विकेट मददगार है। इट्स अ बैलेंस काइंड ऑफ विकेट, यानी कि जो अच्छा खेलेगा वो उसमें से अपने हिस्से का क्रिकेट निकाल लेगा। इसके साथ साथ जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं उन्होंने दूसरे मैच में आपको याद ही 194 रन बनाए थे। मैं वैसे 250 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन एंड पे पाकिस्तान बेहतर खेल गया था। कौमी टीम ने सिडन पार्क हिमिल्टन में एक बड़े हदफ का ताक़ुब किया हुआ था, लेकिन सिर्फ 173 रन बनाकर हम आउट हो गए थे। वी कुड विन दैट मैच एक्चुअली। हमारा अच्छा एक सेकंड इनिंग्स, सेकंड पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड हो गई थी हमारी। बहरहाल जी, आज एक और इम्तिहान है, हमारी बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान टीम के साथ और देखते हैं कि क्या होता है।
आप एक्साइटेड हैं? मैं नहीं हूँ एक्साइटेड, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, थोड़ा सा। मैं भी नहीं, लेकिन हम ऐसे वो फैन है, किसी एक बॉलर ने एक अच्छी बॉल डाल दी तो वाह करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले दिन सुबह सुबह ना रिसार्ट होके अपना कैथारसिस करेंगे। यहाँ पे मैच के हवाले से हम हमेशा यही करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं जी पाकिस्तानी टीम तीसरे T20 मैच के अंदर कुछ परफॉर्म कर ले। अच्छी खबर बताएं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आप जिक्र करते हैं एम्पायर का और बात करते हैं इंतखाबात का। आपको याद है एक वक्त में अंपायर की उंगली पे पूरी सियासत होती रही थी, अंपायर की उंगली बड़ा डिस्कस होता था। क्रिकेटिंग टर्म्स बड़ी डिस्कस हुई है पिछले 7-8 साल में, तो हमारी क्रिकेट में, हमारी सियासत में तो ये बड़ा कुछ होता रहा है। खैर जी, अब चूंकि इंतखाबात की बात है, आप कहेंगे रोजाना एक ही तरह की स्टोरी देती हैं, अब तकरीबन एक ही तरह की स्टोरीज आपको मिलेंगी। अगले 10-15 दिन आप हमें बर्दाश्त कर लीजिएगा। फरवरी के बाद हम आपको ये बताएंगे कौन सी पार्टी नाराज है, किसको इंतखाबात के रिजल्ट अच्छे नहीं, धरने में जा रहा है, कौन अपीलों में जा रहा है, पिटीशंस दायर कर रहा है। लेकिन एक चीज जो डेली अपडेट होगी वो काउंटडाउन है। अब आज 23 रोज बाकी है। मैं तो सोच रहा हूँ काउंटडाउन बना लेते ऐसे दिखाया इतने दिन बाकी है, पैदा करेंगे। तो पीपल्स पार्टी के बाद जो नून लीग है, इसने भी इंतखाबी मुहिम बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून ने उकाड़ा में एक जलसा किया। वहां पे आपको मालूम है जो लीगी रहनुमा है और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, जिनको क्राउड पुलर भी कहा जाता है नून लीग की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा जी जो जितना बड़ा जालिम होता है वो उतना ही बड़ा बुज़दिल होता है। दूसरों का एहतसाब करने वालों की अपनी बारी आई तो जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने अपने वालिद नवाज शरीफ का जिक्र किया कि उन पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। मरियम ने यह भी कहा, मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं, कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का सुमोटो लिया है। दावा किया कि अवामी एम्पायर नवाज शरीफ को चौथी बार भी वापस लेकर आएंगे। अवाम से का जिक्र आता है ना, आ गया ना। हाँ, अवाम से उन्होंने जी अपील करते हुए ये भी कहा है मरियम नवाज ने कि नवाज शरीफ को मजबूत हुकूमत दें, जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे इतनी तेजी से आपकी महंगाई कम होगी। नवाज शरीफ को मजबूत हुकूमत देंगे तो घर पर सस्ता इलाज और दवाई मिलेगी। तहरीक इंसाफ को भी साथ साथ उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि तुम्हारे एम्पायर भी पकड़े गए, जालसाजी भी पकड़ी गई, सहूलतकारी भी पकड़ी गई। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था, जिससे मुल्क में कौमी तंसीबात पर हमले किए गए, वो डंडा अब छीन लिया गया है। ऐसा मरियम नवाज साहिबा ने कहा। डंडा अब छीन लिया गया है। वैसे इट्स हेडलाइन। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाने की गूंज अभी तक जारी है, बहुत भारी ओबियसली पार्टी के ऊपर ये टाइम है और ये गूंज कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद पीटीआई की खासी पीटीआई के अंदर एक मायूसी है, जो एक डिसीजन सामने आया था सुप्रीम कोर्ट का। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ ने कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की एक दरखास्त उन्होंने दी हुई थी, वापस ले ली। केस की समाअत के दौरान जो तहरीक इंसाफ के वकील थे लतीफ खोसा साहब, जिनका इंतखाबी निशान के है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत और बका की खातिर अवाम में जाना पसंद करेंगे। लोगों को बताना जरूरी है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सपोर्ट करें ना, हम आजाद हो गए मेरा सपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, वैसे उनका जहन में रह गया। तो खैर जी, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, जिस पर लतीफ खोसा साहब ने जवाब दिया कि मुझे हिदायत मिली है कि ये दरखास्त वापस ले ली जाए। बाद में जब वो मीडिया पे आए, उन्होंने शिकवा किया कि हमसे तो फील्ड ही छीन ली गई है। गुस्से में भी थोड़े नजर आए, मैं सुन रहा था खोसा साहब को। देन अजीबो गरीब उन्होंने कहा जी निशानात देकर हमारा मजाक उड़ाया गया है। जो रहनुमा है गौहर खान पीटीआई के, उन्होंने कहा जी हम समझते हैं कि जो फैसला है इससे अवाम के हुकूक मुतासर हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बायकॉट हम नहीं करेंगे। ये एक अच्छी बात है। वैसे दूसरी जानिब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी तनकीद के नश्तर चलाए जा रहे हैं। बल्ले का निशान वापस जाने पर उन्होंने कहा कि हमें पीटीआई के उम्मीदवारों से हमदर्दी, हम नहीं चाहते कि कोई जमात इलेक्शन से बाहर रहे। लेकिन इससे पहले फौरी तौर पर कल बिलावल ने कह दिया था कि अब बल्ला तो चला गया, अब तीर पे मोड़ लगा। साथ साथ उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ने 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर जो कहा है वो पत्थर पर लकीर है। नून लीग सियासत नहीं करना चाहती, अपने मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहती है। इस सारे जो पॉलिटिकल सिनेरियो इंतखाबात से पहले जो बयानबाजी है, जो मामलात है, उस पर बात कर लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं और हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो इंतखाबी मुहिम स्टार्ट की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और कल मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से खिताब किया और जिस तरह से उन्होंने अपने मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया और जो मंशूर उन्होंने बताया और नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पर होने वाली जुल्म और ज्यादती के हवाले से भी बात की। ये जो कैंपेन में ऑब्वियसली आवाम को इंगेज करने के लिए टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं जो कैंपेन का बाकायदा आगाज हो गया है? पहले तो जो आप लोग स्टार्ट में बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है आई बिलीव आप लोग डिफेंस से आते हैं,
जी जी बिल्कुल। इस दफा जब मैं लाहौर आया तो मैं भी उस कॉरिडोर से गुजरा, शुक्र पड़े इतने रास्ते तो आपके लिए खुल गए, कहीं पे भी ट्रैफिक किसी एक जगह पे डाइवर्ट हो तो दूसरी तरफ रश हो सकता है, क्योंकि लाहौर को तो बहुत अच्छा खोल भी दिया है। और इसी पे बिलावल साहब आ रहे हैं कि मैं लाहौर को कराची बना के दिखाऊंगा जहाँ ट्रैफिक नहीं चलती। अच्छी बात है, जरा फैज़याबी होनी चाहिए वो वाली, जो कराची के लोगों बिलावल हाउस दूसरी तरफ है आमिर यासमीन। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि उनके मसले तो वैसे भी हल रहते हैं। हाँ, असल इशू अवाम का है। जो आपने मरियम नवाज की गुफ्तगू की, देखे ना उनकी इंतखाबी मुहिम का आगाज था ओकाड़ा से, मेरे ख्याल में तो एक बहुत अच्छा आगाज हुआ, उसमें जलसे में कोई कमी नहीं थी, शदीद तरीन सर्दी में लोग चार्ज भी थे। यही सियासी जमातों का होता है कि लोगों में आना है। पहले जो लोग कहते थे ये निकल नहीं रहे, तो अब कल शायद नवाज शरीफ जा रहे हैं हाफजाबाद, और फिर मानसेरा भी है, कराची भी है, उन नवाज शरीफ के जलसों की बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज के भी तकरीबन अब एक दिन छोड़ के जलसे शुरू हो जाएंगे सारे, क्योंकि धुंध मेन रुकावट है। वरना तो हम पहले भी बात कर चुके कि इसी सीजन में 1997 के इलेक्शन हुए थे, रमजान शरीफ थे, और पंजाब में हेलीकॉप्टर पे एक दिन में 3-3, 4-4 जलसे हो जाया करते थे। लेकिन अब इस धुंध का जो भी है कुदरत की तरफ से एक है कि उसमें ना हेलीकॉप्टर परवाज कर सकते हैं, ना आपको दिन में रास्ते ऐसे मिलते हैं। मतलब इवन आजकल ये हालात हैं कि सुबह आप इस्लामाबाद से जाएं तो शाम में वापसी आपकी लाहौर से कई दफा मुमकिन नहीं होती कि एक ही दिन में आप काम करके तो मुकम्मल करके वापस आ जाएं। बहरहाल सियासी धुंध अपनी जगह पे है। जो आपने लतीफ खोसा साहब के हवाले से भी बात कही, देखिए उनके पास वो बात ठीक थी कि इन्हें दरखास्त तो वापस लेनी थी, लेकिन इनको सोचना चाहिए था कि जब एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या फील्ड ही छीन ली भाई, जब आप खुद अपने दुश्मन हुए तो किसी को दूसरे को क्या जरूरत है। ये थे सारे पंचायती और तशरीही आइन के आदि, जहां उमरता बंदयाल वो मुबैना सास की ऑडियो हाय राफिया फलाना ढिमकाना वो अब चला गया। ये वकीलों को तैयार होकर जाना चाहिए। मुझे बताएं कि एक तरफ ये अदम एतमाद करते हैं, उसी बेंच के पास ये दोबारा रिव्यू के लिए भी जा रहे हैं। आपको पता है अपील नहीं है, ये एक रूटीन की पिटीशन थी जो 185(3) में थी, 184(3) में नहीं थी, जो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ थी। तो ये सिर्फ रिव्यू होगा और वही बेंच सुनेगा। बेंच का कोई मेंबर ना हो तो कोई नया आ सकता है। ये दरखास्त एक और दे सकते हैं कि जी बड़ा बेंच दें, लेकिन वो फैसला भी इसी 3 रुकनी बेंच को करना है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मीडिया के सामने गेम थी। मैं आपको बता दूं कि जी हमें एतमाद नहीं है, तो फिर ये दूसरी दरखास्त देने का फैसला ना। अच्छा आमिर साहब, एक पॉपुलर फैसला तो ये होता कि चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि चलें जी इंटर पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं भी हुए लेकिन बल्ले का निशान रहना चाहिए, उससे कम से कम वो वोटर जिसने तहरीक इंसाफ को वोट करना था वो सेटिस्फाइड रहता है कि जी मेरी पार्टी ग्राउंड के अंदर है, एंड इट कुड बी अ पॉपुलर डिसीजन। हम कल भी इस पे इसकी हैयत पे बात कर रहे थे कि हम टेक्निकली जो पॉइंट्स उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, टेक्निकली वो दुरुस्त हैं, अगरचे कि सारी पार्टीज के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर वक्त चूंकि पीटीआई जेर अताब है, जेर बहस थी, तो उस हवाले से फैसले के ऊपर आप टेक्निकली कोई क्वेश्चन समाव नहीं उठा सकते, जिस तरह के नुकात वहां पे उठाए गए हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शंस के हद तक ठीक हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो पॉपुलर एक ओपिनियन, बहुत सारे लोग ऐसे जो किसी हद तक पहले प्रो एस्टेब्लिशमेंट बात करते थे या प्रो सुप्रीम कोर्ट या प्रो काजी साहब बात करते थे, अब वो भी थोड़ा तनकीदी मोड में है कि जी ये कैसा फैसला दे दिया है। तो पीपल वो स्टिल लुकिंग फॉर अ नजरिया जरूरत वाला फैसला, आई बिलीव। आपको लगता है अगर वो फैसला आता तो ये थोड़ी सी क्योस की सूरत हाल कम होती, और क्या ये जो इसने क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो रेफर करे इलेक्शन के ऊपर, इस पे इंपैक्ट आएगा इसका या नहीं आएगा, क्या लग रहा है आपको? ये दो तरह से इसका जवाब है। पहला वो है जो पॉपुलैरिटी का है, बिल्कुल आप इसमें मीडिया के लोगों को भी कह लें, बाकी लोगों को भी कि उसमें लफ्ज यूज होता है ये टेक्निकली हमें उड़ाया है। और पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे भाई कानूनी तौर पे उड़ाया है। इसको आपको वो देखना चाहिए जो कानून कहता है। अब आप आ जाएं कि इसके सियासी पहलू के साथ क्या है। देखें 11 में रुकनी बेंच था बेनजीर भुट्टो मरूमा के दौर में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्टी के हक में फैसला दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी को खत्म ना कर दे उस वक्त तक आप उसकी क़यादत या कुछ भी नहीं छीन सकते। वो है आईनी तौर पे आर्टिकल 17(2). लेकिन साकिब निसार साहब, जिसे मरियम नवाज ईमरानदारी कहती हैं, सहूलतकारी की थी 3 रुकनी बेंच से नवाज शरीफ को जब तायात नाअहल करार दे दिया गया था, उसके बाद इनकी पार्टी सदारत ले ली जो नहीं ली जा सकती थी। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन कराया कि सेनेट के इलेक्शन में जो PMLN के उम्मीदवार थे, जिसमें मुशाहिद हुसैन मुसद्दिक, कुछ 14 लोग जो जीत के भी आए, वो सब आजाद हो गए। और उस वक्त इमरान खान साहब ने मिठाइयां खाई, बयानात दिए, सब पार्टी ने कि जी बिल्कुल ठीक हुआ, इनके साथ इनका निशान ले लिया गया। मैंने 13 नवंबर से पिछले साल से ये बात कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि इनके साथ वही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि वो इन फील्ड है। जब आप खुद सुप्रीम कोर्ट को 11 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच से अपने मजे के लिए खत्म करा सकते हैं, तो फिर अब आप बताएं मुझे, यहां 3 रुकनी मुत्तफिका फैसला है कि आप
गए एक हाई कोर्ट में आप धोखे दे रहे थे, ये आदत हो गई थी इनको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस किया, साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में दे दिया कि शायद वहां से फैसला आ जाए। फंसा लिया जब जो आमिर फारूक साहब ने, तो चीखें निकली इनके वकला की कि जी हमारा फैसला नहीं कर रहे। भाई यहाँ ऑरेंज ट्रेन का 1 साल स्टे दिया और 9 महीने फैसला महफूज करने के बाद जारी किया, तबाह कर दिया ऑरेंज ट्रेन को। लाहौर के शहरियों को नहीं, वो पाकिस्तान के लोगों के पैसे थे। ये सुप्रीम कोर्ट थी, यहाँ फैसला फौरन आ गया। वो अगर महफूज कर लेते, ये क्या कर लेते? ये फैसला दिया ना, जाए ना इलेक्शन ठीक करा लें। मुझे बताएं 14 लोगों में से JUI फे के 3 इस वक्त बाकायदा फैक्शंस हैं। समीउल हक साहब का पुराना है और मौलाना शिरानी का, जो इनके इमरान खान के साथ इत्तेहादी बैठे हुए हैं। उन लोगों ने किसी ने चैलेंज क्यों नहीं कर दिया जाके कि जी मैं बानी रुकन हूं और फजलुर रहमान के इलेक्शन गलत हुए? पीपल्स पार्टी के लोग नाराज हुए हैं जरदारी साहब से, बहुत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद किसी ने चैलेंज किया? नवाज शरीफ के कितने लोग चले गए थे, किसी ने चैलेंज किया? असल इशू ये है कि आपके 14 लोग चैलेंज करने चले गए। आपको उनको या तो इलेक्शन लड़ने देते, ये बहाने ना करते लेट आए हैं। वो फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो कहते थे, वो उस दिन उनके अपने बच्चे का दुखड़ा लेके चीफ जस्टिस को उन्होंने मजाक बनवाया। वो समझ रहे थे कि मैं वो ट्रोलिंग कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पे होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता। काजी साहब इस ट्रोलिंग से जनरल बाजवा, जनरल फैद अमीर, इमरान और आरिफ अलवी के दौर में गुजर चुके हुए हैं। उनकी पूरी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ वो बदला नहीं ले रहे, उन्होंने फेस किया और वो जीते। यहाँ पे वो कल मरियम ने ठीक कहा ना, मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ, कि जुतियां छोड़ के भागे। एजाजुल हसन साहब उस वक्त बड़ी तड़ियां लगाते थे लोगों को नैब के बुला के, मॉनिटरिंग जज बने थे। इन्हें नहीं बैठना चाहिए था कि मैंने फैसला दिया पनामा का। ये क्यों बैठे? ये बातें वो होती हैं कि आप और हमें रिकॉल करनी पड़ेंगी कि हो क्या रहा है। मैं बार-बार कह रहा हूं, एक मिनट, मुझे 2017-18 का जब तक आप साथ मिलाएंगे नहीं, आप बात कंप्लीट नहीं हो सकती। ये जो कुछ हुआ, ये एक्शन रिप्ले हो रहा है। इसको आप अच्छा कहें बुरा कहें वो अलग बात है। जो इमरान खान ने कराया था नवाज शरीफ के साथ, आज वो उसके साथ हो रहा है। उन्होंने अदालतों से नाइंसाफियां कराई, ये एजाजुल हसन साहब ने, और फैसले वो कराए जिसमें कोई पेपर मौजूद नहीं था। सो हाई कोर्ट में इसलिए नवाज शरीफ और मरियम बरी हुए कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट यूके से अटेस्टेड पेपर नहीं था जिसकी बुनियाद पे सजा आमिर साहब। लेकिन ये जो आप तासुर एजाजुल हसन साहब के हवाले से बता रहे हैं ना, ये तासुर फिर तहरीक-ए-इंसाफ मौजूदा इज्जतमाब चीफ जस्टिस के हवाले से भी कहती है कि उनको भी पीटीआई से रिलेटेड केसेस नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक एक बाइस मौजूद है उनके हवाले से। हम ये नहीं कह रहे, तो वो भी ये तासुर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कहते हैं कि उनको पीटीआई के केसेस नहीं सुनने चाहिए, जैसे आप एजाजुल हसन साहब का रेफरेंस नून लीग के हवाले से दे रहे हैं। तो फिर इसका क्या जवाब लें? बहुत अच्छी बात की आपने। मसला ये है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब, आपको पता है ना नस्ला टावर वाले, जी, और पाक ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाले, वहां पे ये बैठ के तासुर दे रहे थे जहां उमरा को बड़े बड़े फ्लैट मिले थे जो कि हायत रीजेंसी बनना था। ठीक है, आपको पता है वहां इन सब ने सहूलतकारी की, और जहां आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी फ्लैट लेके बैठा था, वहां कहते थे इसे बम से गिरा था। ये थी वो उम्मीद, ये थे वो चीफ जस्टिस, ये थे वो जज। और उस वक्त इन्होंने काजी फायद इज्जत से कहा कि ये इमरान खान का केस नहीं सुनेंगे। किस बुनियाद पे कहा जी? ये कोई तरीकाकार है? आपने एक शख्स को कई साल साइड पे बिठाए रखा, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि जी वो बदला ले रहे हैं। उन्होंने कोई बदला नहीं किया। इनके वकला ने तस्लीम किया कि हमारे पास वाकई सबूत नहीं है। जो सोशल मीडिया पे रऊफ हसन ने डाला कि जी हमने निकाल दिया है, वो लेटर अली जफर के पास क्यों नहीं था? वो हामिद खान के पास क्यों नहीं था? क्या वो फोटोस्टेट चेपियां लगा के सोशल मीडिया पे डाला था? क्या अकबर एस बाबर को निकाला है? भाई आप सब कितने वकला के अंदर घुस गए हैं। पीटीआई को तबाह किया खुद खान साहब ने, अपने सियासी लोगों को चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? वो देखे ना फरते जज्बात में क्या कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से निकल के, बैरिस्टर गौर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बेस्ट है, उनके अंदर से नहीं निकली। अभी तो वो आए हैं, वकील बने थे और यहां से वो पीटीआई के चेयरमैन हो गए। अब वो अली मोहम्मद खान वगैरह किधर किसके पास मुंह दिखाएंगे? जो पीटीआई का फेस थे, आप अली जफर साहब को भी देखें, बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन वो पिछली निगरान काबीना के जैसे, आज अगर निगरान काबीना से निकल के कोई सेनेटर बने और बात होगा तो फिर यही सवाल आएगा जो आज अली जफर पे है कि वो पिछली दफा वजीर इत्तलात थे और बदले में उनको सेनेटर बना के पार्टी में लाया गया। अब ये तो हम बहस ही करते रहेंगे कि जी वो ठीक नहीं, लेकिन आपको कानून की नजर में दिखाना पड़ेगा। जो हर दौर में चलती आ रही है, वो रीकैप है, जो जिसने जिसके साथ किया वो उसके सामने हो रहा है। अच्छा, अब इंतखाबी मुहिम पे एक दफ़ा फिर आते हैं, और उसके बाद अब जब इलेक्शंस के हवाले से ये कैंपेन स्टार्ट की है, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या पीपल्स पार्टी है, उनकी कैंपेन हमें खासी एक्टिव नज़र आ रही थी, और अब चूंकि नून लीग ने भी आगाज़ किया है, ऑब्वियसली जो हमारे पीटीएम इत्तेहाद के अंदर जो मसाइल अवाम को रिलेटेड रहे और इनके मुताबिक अवाम इनको लेकर आएगी, उनको मैंडेट देगी, और जो ज़ाहिर है उनके मसाइल को एड्रेस करना है।
अब जो इस कैंपेन्स के अंदर मंशूर पेश किया जा रहा है, आपको लगता है कि अवाम के अंदर वो इस वक्त जो एतमाद की फ़ज़ा है इन इलेक्शंस को लेके, या जो ये पार्टीज़ उनको बता रही हैं कि इलेक्शन जीतने की शक्ल में या वज़ीर आज़म बनने की सूरत में उनके साथ ये किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, बिलावल भुट्टो के ऊपर मरियम नवाज ने तो दूर से भी कोई फिक्र नहीं कहा। उनको तो उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया कि वो जहां वो तकरीर कर रही हैं, जिस सूबे में उन्होंने ये कल पहला जलसा यानी पंजाब में किया, पीपल्स पार्टी की वैल्यू और मैटर कितना करता है सियासी मुखालिफ के हिसाब से, उन्होंने पुराने जजों को और इमरान खान को नाम लिए बगैर मुखातिब किया और उनके ऊपर फिक्रे भी लगाए, चोट भी मारी। जाहिर है उनको जख्म लगे हुए इन सब के। और बिलावल साहब जो नारे मार रहे हैं, वो सिंध के अंदर अगर ये सब कुछ कर देते, कम से कम आखिरी 5 साल में कर देते, उनको पंजाब में इतनी मेहनत ही ना करनी पड़ती। वो कह सकते थे, हम और आप ये भी ना कहते कि जी कराची और लाहौर का मुवाजना किस तरह करेंगे आप, ये देखना पड़ेगा। हाँ, पीएमएलएन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह बिलावल भूल गए कि वो कहते थे हमें शहबाज शरीफ जैसा ही वजीर आजम चाहिए, लेकिन इलेक्शन में आके तो वो सबसे बुरे हो गए, क्योंकि ये सियासत का दोगलापन है कि आप इकट्ठे थे हुकूमत में, उसमें मुश्किलात आई लोगों की, मेरी और आपकी जेब से पैसे निकल गए, आम आदमी के पास कुछ नहीं रहा उस 16 महीने में। उसके ऊपर फिर हम लंबी बहस करेंगे कि आईएमएफ को जब आप धोखा देंगे, दुनिया को धोखा देंगे, तो बदले में आपको फिर वो घुटने रगड़वाते हैं जब आपको कुछ पैसे देने हो। बहरहाल मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ की सूरत में एक होप पीएमएलएन के वोटर में भी है और पाकिस्तान को उन्होंने डिलीवर करके दिया है। मुकाबले में इमरान खान साहब ने क्या डिलीवर किया, मैं तो बार बार कह रहा हूं, इन दोनों के और 13 के मंशूर को बिठा के ना मुज़ाकरा होना चाहिए कि जी जब आपको टाइम मिला था आपने क्या किया था। आपको जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, यानी जिसमें अदलिया भी आपके साथ थी, फौज भी आपके साथ थी, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, तो आपने ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए? वलीद इकबाल की आमिर साहब, नैरेटिव बिल्डिंग में बता सके, नैरेटिव बिल्डिंग में तहरीक इंसाफ ने कुछ किया या नहीं किया, जीत जाना है। नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी स्ट्रांग है उनकी, आपको पता है, वो तो कुछ भी नैरेटिव बना देते हैं। नून लीग को तो इस पे बहुत ही काम करने की जरूरत है कि नैरेटिव बिल्डिंग उनकी इतनी वीक क्यों है। अच्छा, मेरा मुख्तसर सा सवाल है, ये जो खोसा साहब ने कहा कि हमें रंग बिरंगे ये जो इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए, इससे हमारी एक किस्म की तज़हीक हो रही है, मजाक उड़ाया, बात भी ठीक है, बैंगन से लेकर भेड़ तक और भेड़ से लेकर जूते तक, मतलब ये निशानात मिले हैं। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, डू यू थिंक इट्स ओके, ये मतलब इसमें कोई ऐसी लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है, ये वैसे ही हो गया या किसी ने किया ये? आपका तज्जिया सर आंखों पर के जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो सोशल मीडिया पे ही है ना। अब 8 फरवरी को मैदान में चाहे रंग बिरंगे मिले हो या कोई मिला हो, चिमटा मिले हो या जूती मिली हो, ये इसके हकदार खुद बने। क्यों अपने बल्ले को नहीं बचा सके? इनकी पार्टी का काम था कि अपने आप को सेफ रखे। जब आप किसी जंग में जाते हैं, चाहे वो सियासी जंग है, कुछ भी आपके हथियार पूरे होने चाहिए। आप ड्राइविंग करते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपको पुलिस वाला चालान कर दे, आप क्या कहेंगे कि जी मैं घर छोड़ आई हूँ? अच्छा, चालान तो होना चाहिए ना आपके पास। ठीक है, अच्छा ठीक है, टाइम खत्म हो गया हमारा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और सियासत पर ये हमारे तजिए सुबह गर्म चाय के साथ ये तजिए बहुत जरूरी होते हैं। और आमिर रियाज राना साहब आते हैं तो थोड़ी सी वो गर्माइश थोड़ी बढ़ भी जाती है, बट वी लाइक इट समहाउ। सो हमने बताया आपको क्या सूरत हाल, इस पर बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट फैशन ऑफ फन, जिसमें निम्रा नासिर आज हमें मोज़ाइक आर्ट के हवाले से बता रही हैं कि मार्बल के टुकड़ों से फन पारे कैसे बनाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ मुख्तलिफ पत्थरों से बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क किया जाता है, चाहे सीनरीज हो या हमारे घर में लगे खूबसूरत पोर्ट्रेट्स। तो चलिए चल के देखते हैं कि आर्ट वर्क कैसे होता है और इसके अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ पे आई, आपका काम माशाल्लाह से बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट काम है, मैंने ये वाला काम कभी नहीं देखा। I've seen a lot of things। मैंने पेंटिंग देख ली, मैंने लकड़ी का काम देख लिया, मिट्टी का काम देख लिया, लेकिन ये काम बहुत डिफरेंट है। तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया? पहले तो थैंक यू सो मच। बेसिकली ये जो काम था ना, ये मेरे फादर की बहुत ख्वाहिश थी। उन्होंने बड़ा सोचा हुआ था इस काम का और बैक इन 2017 उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, चीज़ें चाइना से देख कर आए। फिर मैंने इसको जो है ना 2017 से इसको हम लेके चले, काफ़ी सारे लोगों के हमने कस्टमाइज़ काम किया
और अब जाके जो है ना हमने लास्ट ईयर एक ये आइडिया निकाला जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। पहले ये चीज़ें लगती थी निशेस के अंदर, ठीक है ना, क्लाइंट कस्टमाइज काम करवाता था, निशेस के अंदर लगती थी। अब हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए कि ये दुनिया में कहीं भी डिलीवर हो सकता है, आपने जस्ट इसको बाय करना है और इसको द्वार पे हैंग करना है। पोर्ट्रेट्स, इवन पोर्ट्रेट्स में आपके देखे जी जी, ये पोर्ट्रेट्स हमने रिसेंटली हमने ये जो है ना शुरू किया है और ये टोटल यूनिक आर्ट है। ये पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान के अलावा में क्या वर्ल्ड वाइड भी ये आर्ट कहीं किया नहीं जा रहा। इसको हमने जो है ना एक कपल्स पोर्ट्रेट्स और सोलो पोर्ट्रेट्स को हम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको स्टोन वर्क के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करके अब उनकी जो पिक्चर है ना वो बिल्कुल स्टोन वर्क में लेके। तो आपकी पोर्ट्रेट्स के ऊपर आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? पोर्ट्रेट्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने मुझसे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और बहुत सारे मशहूर सेलिब्रिटीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं। और कितना टाइम लगता है इसमें? इसको हम कम अज़ कम जो है ना वो 3 to 4 वीक्स का टाइम देते हैं क्लाइंट को और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ही हो जाए। और मेन जो काम है इसकी डिज़ाइनिंग होती है, फिर उसको हमने स्टोन वर्क के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक बड़ी यूनिक चीज़ है और लोगों को बड़ी पसंद आई है। आपने सबसे बड़ा आर्ट पीस कितना साइज का बनाया है? जो सबसे बड़ा आर्ट है वो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये रोनाल्डो का, ये 32 इंच का है। अगर ये पोर्ट्रेट्स के अलावा कस्टमाइज की बात है तो कस्टमाइज तो हमने बहुत बड़े डिजाइन बनाए हैं। हमारे से काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं ना अपने दीवारों पे निशेस के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ लगती है, वो कस्टमाइजेशन तो बहुत बड़े साइज की हमने की हुई है। हमने इवन मस्जिद के अंदर बहुत बड़े कस्टमाइजेशन की हुई है। अच्छा, मैं ये पत्थर देख रही हूँ तो ये डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट कलर्स के पत्थर हैं, तो ये सारे पत्थर एक ही टाइप के पत्थर हैं या डिफरेंट पत्थर हैं? नहीं, ये सारे डिफरेंट, ये असल में सारे नेचुरल स्टोन्स हैं। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, लोग हमसे ऑनलाइन पूछते हैं कि ये पेंटिंग्स है। पहले तो मैं सबको बताऊंगा ये पेंटिंग्स नहीं है, ये सारा स्टोन वर्क है। इसको मैं अभी आपको फैक्ट्री विजिट कराऊंगा तो उसमें आप देख सकते हैं हमारा प्रोसेस। ये सारे नेचुरल स्टोन जो ज़मीन में पाए जाते हैं और पाकिस्तानी है, ये सारा मेड इन पाकिस्तान है। ये कलर्ड ही आते हैं? ये कलर, ये नेचुरल स्टोन्स है ना, ये ज़मीन से जो कलर होता है ना वो उस कलर का स्टोन ये हम लगाते हैं, हम इसमें कोई पेंट नहीं करते और ये लाइफ टाइम चीज़ होती है। ये कभी भी जो है ना इसका कलर जो है ना वो ख़राब नहीं होता। बेसिकली एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है कि आप एक दफ़ा पैसे खर्च किए। इसकी प्राइस रेंज क्या है? इसकी जो प्राइस रेंज है बड़ी डिफरेंट है, छोटे आर्टिकल्स से लेके बड़े आर्टिकल्स तक डिफरेंट है। और इसमें हमारा जो जिससे अगर वो एस्ट्री की बात करें तो वो अराउंड 1500 से शुरू होती है। और बाकी ये जो हैंडमेड काम अभी तो हम बड़े रीजनेबल प्राइसेस आस्क कर रहे हैं हमारी वेबसाइट में, अराउंड 5000 10,000। और जो हमारे जो बड़े हैंगिंग्स है, जो सिग्नेचर आर्ट है, उसका जो हम स्पेशल जो डिज़ाइन हमने किए होते हैं उसका थोड़ा वो एक्सपेंसिव रेट होता है, लेकिन वो भी बड़ा हमने मुनासिब रखा हुआ है। अच्छा, तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में कटे हुए पत्थर, ये कटिंग कहाँ होती है और ये कैसे होती है? ये कटिंग हमारी ये पूरी हमारी फैक्ट्री है। अच्छा, यहाँ पे तो हम वो देखने जाएं फिर? जी पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं आगे। जी यहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस है, यहाँ पे सारी हमारी मशीन्स लगी हुई है। यहाँ पे हमारी जो है ना ये मार्बल की कटिंग होती है और ये कटिंग होके जो है ना ये बिल्कुल छोटे स्टोन्स के अंदर जो है ना आप वहाँ पे देख सकती हैं कि वहाँ पे जो है ना वो मशीन जो है ना छोटे स्टोन्स पे वो निकलते हैं, तो उसको हम टम्बल करते हैं। तो हाथ से एक एक मार्बल के पीस को छोटा छोटा बारीक किया जाता है? जी जी, हमारी ये मशीन से ना इसको बारीक कटिंग होती है, फिर इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसको हम टेम्पर करते हैं। वो हमारी मशीन होती है जो घूमती है और उसके जो कॉर्नर्स को जो है ना वो उनको सॉफ्ट कर देती है। फिर इनके ऊपर हमारे यहाँ पे केमिकल्स लगते हैं प्रॉपर, और केमिकल्स के बाद जो है ना हम ये मेकिंग के लिए जो है ना वहाँ पर रॉ मटेरियल सारा वो चले जाता है मेकिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे मार्बल तो कट किया, उसके ऊपर केमिकल भी लग गया, वो फाइन भी हो गया, फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फिर आए मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमारी वर्किंग हो रही है, मैं वहाँ पे आपको जाकर दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे सारे स्टोन्स आ जाते हैं, तो फिर यहाँ से जो जितने भी स्टोन्स जो हमें ज़रूरत होती है डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए, उन कलर्स को जो है ना यहाँ पे हमारे सारे आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं और उसको जो है ना वो ये यूज़ करते हैं। अभी यहाँ क्या काम चल रहा है? अभी हमारी ये कस्टमाइज ऑर्डर्स जो क्लाइंट्स की है वो चल रहे हैं और साथ हमारी जो फ्रेमिंग वाला काम है वो हो रहा है साथ साथ, और जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं वो सारे तैयार हो रहे हैं। तो ये कितने फुट का होगा? ये अराउंड 24 स्क्वायर फीट है, ये 6 फीट बाय 4 फीट का ऑर्डर है और ये हमारा कराची से क्लाइंट का ऑर्डर आया हुआ है और ये अभी जो है ना कंप्लीट हो चुका है, तो इसके साथ इनके बाकी ऑर्डर तैयार हो रहे हैं, वो भी इनके साथ ना इकट्ठे डिलीवर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल प्लेन है और वो कुछ है जो थोड़ा सा ऊपर। जी जी, ये एम्बोस्ड है ना। हाँ, ये जो राइटिंग अंदर वो एम्बोस्ड रहेगी, इसमें कोई भी चीज़ जो है ना एम्बोस कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे ये मीडियम क्या यूज़ हुआ है? इसके नीचे जो होता है ना वो एक जाली होती है, जाली के ऊपर जो है ना ये सारा यूज़ होता है। ठीक है, और इसको फ्रेम करेंगे? नहीं, ये फ्रेम नहीं होगा, ये कस्टमाइज ऑर्डर है। इतना बड़े ऑर्डर जो है ना फ्रेम नहीं होते क्योंकि इसका वजन काफ़ी होता है। अब इस आर्टिकल कम से कम जो है ना वो 35 to 40 kg वजन होगा। तो अब ये इसी तरह ही फ्रेम होगा?
नहीं ये फ्रेम इसी तरह ही दीवार पे लगेगा, इसी तरह दीवार पे जो है ना इसको पेस्ट किया जाएगा जैसे टाइल लगती है ना। इसमें ये तो एक नॉर्मल पत्थर है स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह से पत्थर कटे हुए हैं और बिल्कुल साथ जुड़ के लगे हुए हैं। तो इतनी इस तरह से कैसे काटे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं? देखिए इसका मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इसका जो है ना पहले हम डिजाइनिंग करते हैं अपने क्लाइंट के साथ। इसको पहले हम ना एक पीडीएफ फॉर्म में लेके आते हैं और इसके नीचे जो है ना पीडीएफ फॉर्म को हम रख के उसके ऊपर ये डिजाइनिंग करते हैं। इसके नीचे पिक्चर रखी थी जी इसके नीचे वो फॉर्म होता है जिसमें हमें ट्रेसिंग करनी होती है। वो ट्रेसिंग के ऊपर करके ना हम ये आर्ट वर्क जो है ना कंप्लीट करते हैं अपना। तो इसलिए जो है ना बड़ी एक्यूरेसी जो है ना वो हमारी काम के अंदर आती है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके अंदर नहीं होती, वो हमने खुद से करनी होती है। ये तो अभी फिनिश फॉर्म में ही है। अभी इसको मजीद जब इसको पैकिंग करते हैं तो मजीद एक दफ़ा चेक करके ना तो फिर इसको पैक करते हैं। अच्छा, इसके नीचे ग्लू होती है? जी ये तो ग्लू के साथ हम मेक श्योर कैसे कर सकते हैं कि स्टिक रहेगा? इसके ऊपर कुछ और भी लगता है फिर कि वो बस स्टिक रहे? जब ये प्रॉपर ड्राई हो जाता है ना एक दफ़ा, और अनलेस आप किसी चीज़ से इसको ना निकालो तो ये चीज़ नहीं निकलती। ओके, आपका काम बहुत अच्छा है और आप मेरे ख्याल से वाहिद आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप बाकी बच्चों को सिखाना चाहेंगे, क्या करेंगे? जी मुझे ना काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के, और मैं अभी तो उनको कहता हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा एकेडमी एक बनाने में, और मेरी कोशिश है कि इन फ्यूचर मैंने एक एकेडमी बनानी है जहाँ पे ये यूनिक आर्ट सिखाया जाए, ताकि ये बेसिकली जो है ना ये एक ऐसा आर्ट है जो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकता है। ठीक है ना, और घर से बैठ के लोग जो है ना इस आर्ट को बना के जो है ना वो दुनिया भर में सेल कर सकते हैं। इवन जो लड़कियां घर बैठी में वो ये काम कर सकती हैं। मैं इवन एनसीए के स्टूडेंट्स वगैरह जो आर्टिस्ट होते हैं उनको बड़ा मैं कहता हूँ कि आप जो है ना अपनी यूनिक आर्ट हमें बना के दें और हम आपको जो है ना वर्ल्ड वाइड जो है ना एक्सपोर्ट करके देंगे। हम एक प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे नियर फ्यूचर कि हम मैक्सिमम लोग जो है ना जो इन आर्ट्स को जो करना चाहते हैं ताकि वो करते रहे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। आज के सेगमेंट में कुछ नया सीख के मुझे तो बहुत मजा आया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मजा आया होगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए। वैसे तो इस टॉपिक पे बात करते हुए बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि हमने इतना अरसा इस टॉपिक के हवाले से बात की है, कोविड के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो कोविड है स्टिल एग्जिस्ट और हम उस पर आज दोबारा से बात करने वाले हैं क्योंकि केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं कोविड के नए वेरिएंट के हवाले से, JN1 जिसने मुल्क के अंदर जो कहने इसकी जो प्रेजेंस है वो फील होना शुरू हो गई है। ऑब्वियसली जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मजीद 2 मरीजों में जी JN1 वेरिएंट की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत सिंध ने कहा है कि बैरून मुल्क से कराची आने वाले जो मजीद 6 मुसाफिर हैं उनके रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 2 के कोरोना के जो JN वेरिएंट है इसकी तस्दीक हुई है। जो बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे 15 मुसाफिर, उनके जो रैपिड टेस्ट हुए कोविड के और उसके टेस्ट पॉजिटिव आए, जिसमें हफ्ते और इतवार को जो तमाम तर बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें हैं उसके 6 मुसाफिर भी शामिल हैं। बिल्कुल, और कोरोना की ये जो टाइप है ये किस हद तक खतरनाक है, इसी पे हमने कहा थोड़ा सा ब्रीफ एक ले लें ताकि हमें पता हो और थोड़ी एहतियात भी कर लें। डॉक्टर मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं वबाई अमराज के, आप इनको जानते हैं, हमारे शोज में तशरीफ लाते हैं। आज भी डॉक्टर साहब को हमने जहमत दी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर। आपको ठीक ठाक है, आप खैरियत से? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच बुलाने का। यू वेलकम। डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा बताइए व्हाट इज दिस न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड सर? तो देखिए कोविड के वेरिएंट्स चेंज होते रहते हैं, जैसे आपको मालूम है, तो 2-3 साल से यही हो रहा है कि वायरस चेंज होता रहता है। तो ये भी एक नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जो हमारा था उसका एक ये किस्म है, और इसकी खास बात ये है कि ये बहुत तेज़ से फैलता है, मगर इसकी बीमारी इतनी शदीद नहीं है लकीली, और इसके केसेस बैरून मुल्क के अलावा कराची या पाकिस्तान के अंदर भी खुद ही मतलब पाए जाते हैं। अच्छा, तो कैसे डिफरेंट कैसे ये ओमिक्रॉन वगैरह या इससे पहले वाले वेरिएंट से, थोड़ा सा इसमें क्या फ़र्क है? ऑलमोस्ट सेम है? ऑलमोस्ट सेम है, वही इसमें नज़ला खांसी ज़ुकाम ज़्यादा होता है, पेट थोड़ा ख़राब हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये माइल्ड बीमारी करती है, एक्सेप्ट तो ये ज़रूर है कि जिनके अंदर ज़्यादा शदीद बीमारी होने के चांसेस हैं, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके अंदर ये शदीद बीमारी कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एहतियात के हवाले से ऑब्वियसली जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है, दूसरे शॉट्स भी लगवाए हुए हैं, बट स्टिल हम बार बार इसके हवाले से बात करते हैं। जब सोचते हैं कि कोविड ख़त्म हो गया, फिर कोई ना कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है या कोई नया वेरिएंट आ जाता है, एहतियात को लेकर आप क्या रिकमेंड करेंगे?
So एक चीज़ ये याद रखने की जरूरत है, कोविड ख़त्म नहीं होगा, ये आता जाएगा, स्पेशली इस सीज़न के अंदर। जहाँ तक वैक्सीन के साथ ताल्लुक है तो पिछले सालों के बरक्स अब हम वैक्सीन सबको रेकमेंड नहीं करते। सिर्फ वो लोग जिनके अंदर शदीद बीमारी का चांस ज़्यादा है, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा है 65 से ज़्यादा, जिनके दूसरे मेडिकल मसले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको वैक्सीन की ज़रूरत है। और अगर आपके लास्ट वैक्सीन को 1 साल से ऊपर हो गया है तो फिर आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अब चक्कर ये कि डॉक्टर साहब वैक्सीन का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बल्कि कह सकते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं भी है। एक वीडियो आई वाज वाचिंग ऑफ सम डॉक्टर जो अपना ताल्लुक कोई यूरोपीय यूनियन से बता रहे थे। इट वाज क्वाइट वायरल, काफी व्यूज थे उसके ऊपर, जिसमें वो तस्करा कर रहे थे कि अब 1 साल के अंदर बहुत सारे लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कराई थी उनको हार्ट डिजीजेस शुरू हो गई हैं। मे भी आपकी नजर से गुजरी हो, बड़ा अलार्मिंग मुझे लगा। उन्होंने कहा जी, और खासतौर पर यूथ के अंदर जो इतने ज्यादा आप हार्ट के इश्यूज देख रहे हैं या हार्ट अटैक देख रहे हैं, कोविड वैक्सीन इज वन ऑफ द रीजंस। तो आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, ऐसा कुछ है, कोई रिसर्च, कोई ऐसी खबरें आपके जहन में आई हैं, आपके सामने आई हैं आपकी फील्ड में? हाँ, सो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सो एंड ये वाले वीडियोस बहुत ही जल्दी वायरल होते हैं, स्पेशली जो कि ये जिनको एंटी वैक्सर्स कहते हैं, यानी कि जो वैक्सीन के खिलाफ बात करते हैं। एंड ये सिर्फ कोविड वैक्सीन नहीं है, पोलियो वैक्सीन के खिलाफ भी लोग बात करते हैं, कोविड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये एक ग्रुप है लोगों का जो कि रियली एंटी वैक्सीन। ओके, उनकी तो डॉक्टर साहब की बातें सुन के वैसे ही मुझे अपने आप में सारे सिम्टम्स फील होना शुरू हो गए जिनकी वो बात कर रहे थे। ये वैसे हमारे साथ होता है, जब भी किसी डॉक्टर या गूगल पे आप कुछ सर्च करो, ऐसे लगता है दुनिया की सारी बीमारियां सारा ही होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, एक तो आपने एहतियात के बारे में बात कर ली, इसमें ये जो इस वेरिएंट का फैलाव है उसकी फैलाव की बुनियादी तौर पर वही जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो उसकी वजह है, या फिर पानी वगैरह का जो इस्तेमाल है इसके अंदर, या आलूदा पानी वगैरह भी इसकी वजह हो सकता है फैलाव की मैं बात कर? नहीं तो हाँ, नहीं तो ये बिल्कुल वही सेम चीज़ है, हवा से फैलता है ये। यानी कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन है, अगर उन्हें मास्क नहीं पहना हुआ है, आपके जो खांसे छींकें, तो उसी से ये फैलता है। इस वजह से अगर आप अच्छी वेंटिलेटेड जगह पे होते हैं तो वहाँ पे वायरस लगने के चांसेस कम होते हैं। ऑलराइट, चलें, आप चूंकि हमारे साथ हैं तो आजकल ये जो स्मोक और फोग मिक्स्ड किस्म की एक सिचुएशन है, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है, कराची में आई बिलीव थोड़ी कम होगी मुझे लगता है, लेकिन पोल्यूशन का लेवल ओबियसली कराची में भी हुई है, बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन। तो इस हवाले से लोगों को ज़रा सजेस्ट कीजिए, आजकल पोलन वगैरह के केसेस भी और लोगों को सांस के मसाइल भी काफ़ी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ इस हवाले से भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, तो पोल्यूशन कराची में भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बढ़ गया है, लाहौर की तरह यहाँ पे भी स्मॉग का एक सिचुएशन है। और इससे ना सिर्फ आपके फेफड़ों में मसला होता है, यानी कि सांस की बीमारी जिनको ऑलरेडी प्रीडिस्पोज है, मगर हमको ये भी पता है कि इसके साथ स्ट्रोक यानी कि फालिज होने का चांस बढ़ जाता है, हार्ट के बीमारी बढ़ जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसके काफ़ी मुज़र असरात है। तो डॉक्टर साहब, एक आजकल एक फिनोमिनन चल रहा है, बिकॉज कुछ केसेस ऐसे पिछले दिनों में मेरी नज़र से गुजरे जिसमें लोग लंग्स की बीमारियों का शिकार हुए, फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हुए। तो देयर वाज अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि हाउ टू एग्जामिन अपने तौर पे कि आपके जो लंग्स हैं वो हेल्दी हैं, क्या ऐसा कोई तरीकाकार मौजूद है, और क्या आप लोग भी कोई रूटीन के टेस्ट ऐसे रिकमेंड करते हैं जो लोगों को जाके करवा लेनी चाहिए जस्ट टू सी कि मेरे लंग्स की क्या कंडीशन है, टिल के कोई बहुत खुदा न खास्ता नाजुक मसला ना हो जाए? क्योंकि नॉर्मल नज़ला, जुकाम, खांसी, एलर्जी, छींके, ये तो चलता ही रहता है हमारे यहाँ। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, एंड आई थिंक कोई ऐसा खास टेस्ट नहीं है लंग्स का, यानी कि कोई ऐसे लैब में जाके कोई टेस्ट, सॉरी आई रिफ्रेश, लैब में जाके लंग के टेस्ट जरूर है, मगर वो रूटीन में हम नहीं करते। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में देखने के लिए 2-3 चीजें आप आराम से कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर आपको लगे कि जितना आप पहले काम कर पाते थे इतना नहीं कर पा रहे, आपकी सांस ज्यादा फूल रही है फॉर एग्जाम्पल, सो दैट इज अलार्मिंग साइन। या अगर सोते हुए रात को या बैठे बैठे आपकी सांस फूल रही है तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है। मगर जरूरी बात है कि आप अपने लंग्स का ख्याल जरूर रखें, जिस तरह कि दूसरे से ख्याल रखते हैं, यानी कि स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपके दिल और लंग्स सेहतमंद रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि हम जैसे पहले काम करते थे, अभी हम अपनी एज में देखें जो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको अभी से बहुत ज़्यादा एग्जर्शन नहीं, आदत नहीं रही, उसकी क्या वजूहत है? क्या ये जो हमारी पॉल्यूशन का फैक्टर है, स्मॉग है, ऑब्वियसली सांस के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जाती है, या दीगर वैसी ओवरऑल लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है? आई थिंक दोनों ही प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल डेफिनेटली प्रॉब्लम है, बिकॉज एक्सरसाइज लोग अक्सर नहीं करते अब, बिकॉज ऑफ रोजमर्रा की जिंदगी, एंड ऑल्सो उसकी अहमियत कम हो गई है, और हमारा जो डेली रूटीन है वो ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सरसाइज शामिल हो। एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं गाड़ी में पार्क करें तो आप दूर पार्क करके तेज चल लें, सीढ़ी ले लें, तो सिंपल चीजें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डाल सकते हैं विदाउट रियली गोइंग टू द जिम, अगर आपके पास टाइम नहीं है। साथ में फिर स्मॉग ऑब्वियसली इसका पार्ट है,
अब स्मोकिंग इसका पार्ट है, नॉट जस्ट आपकी स्मोकिंग बट आसपास जो लोग स्मोक कर रहे हैं वो भी आपके लंग्स पे इफेक्ट। हाँ वो भी करती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू, आपने हमें बहुत मुफीद बातें, और कुछ हद तक हम ये चीज़ें वी नो कि रिपीट भी होती हैं लेकिन ज़रूरी होता है, हम एक रिमाइंडर मिलता रहता है हमें कि हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। हम कोविड के नए वेरिएंट की बात करते, रिमेंबर कराची में 2 केसेस रिपोर्ट हुए, बी केयरफुल, एहतियात ज़रूर कीजिए, और अगर तबीयत थोड़ी ज़्यादा नासाज हो तो बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर और लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, एज डॉक्टर साहब वाज सेइंग। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज हमारे किचन में फिर से खाना बन रहा है, उसके लिए अहमद हमाद हमारे साथ फिर ले आया। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बेकरार क्या कर मैं ठीक हूं, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद क्या बना रहे हैं? आज हम चाउमीन बना रहे हैं, विच इज़ चाइनीज़ फूड, और कॉन्टिनीज स्टाइल में बना रहे हैं हम इसको। कॉन्टिनीज एक चाइना की रीजन है, अच्छा, उस स्टाइल में बनाने लगे, ऑथेंटिक वे में, लेकिन देसी टच के साथ। सो व्हाट इज दैट स्पेसिफिक स्टाइल उस कॉन्टिनीज का क्या है? देखिए कॉन्टिनीज स्टाइल जो है ना, उसमें डार्क सोया सॉस, हम लाइट सोया सॉस यूज करते हैं, डार्क सोया सॉस, ठीक है, और वो लोग सॉल्ट एंड पेपर यूज करते हैं, दैट्स इट। ओह अच्छा। जैसे पिकिंग डक है, वो भी कॉन्टिनीज स्टाइल में बनती है, ठीक है, जैसे इस तरह ये भी कॉन्टिनीज स्टाइल में बनने लगा। और इसमें देसी टच कैसे आएगा? और देसी टच इसमें ये आएगा कि हम जो है इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो गाजर, हरी मिर्चें और जो अदरक का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अहमद उनका फ्लेवर तो बहुत लाइट होता है और हम तो वो सही वाला चाइनीज खा भी नहीं सकते। एग्जैक्टली, तो उस टच में हम बनाने लगे, बट इसमें थोड़ा सा अपना देसी टच भी डालेंगे। महंगा हो जाएगा ये तो फिर बहुत? नहीं महंगा नहीं होगा, यही बात है कि हम सस्ते में बनाएंगे। सस्ते में बनेगा, सस्ते में आज आपको चाउमीन खिलाएंगे, चेन चाउमीन, और ओबियसली विद देसी टच। देखते हैं क्या बनता है, आपको बताते रहेंगे। इससे पहले कि हम तैयार हों, हम आपको सेगमेंट दिखाते हैं। सेगमेंट माइंड मैटर्स है जी, वकार अहमद मलिक साहब और डॉक्टर कंवल खालिद आज बात कर रहे हैं कि क्या लाहौर 1000 साल पुराना शहर है या उससे भी कदीम है। इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे लाहौर पर, लाहौर की तारीख़ पर, कि लाहौर की तारीख़ कितनी कदीम है। अमूमी तौर पे जब आप किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाते हैं, हिस्टोरिकल साइट पे जाते हैं लाहौर में, या आप दरसी किसी किताबों को देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि 1000 से 1200 साल तारीख़ बताई जाती है लाहौर की। लेकिन एक और जाविया भी है देखने का कि लाहौर कहीं ज़्यादा कदीम तरीन शहर है, और ये बात हमें बताती हैं डॉक्टर कंवल खालिद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने हमेशा से ये सुना है कि मतलब 1000 साल या 1200 साल तकरीबन इस पे मुहित है। इससे पीछे भी कुछ लाहौर है, मतलब आपने जितनी आपने रिसर्च की है इस हवाले से? देखिए मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने PhD की रिसर्च करनी शुरू की थी, तो जो सबसे ज़्यादा वक्त जिस मुझे चैप्टर पे लिखा था वो था प्री हिस्टोरिक लाहौर। ठीक है, कि लाहौर कबल तारीख जो है वो मौजूद था। जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर काम करती रही, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मेरे पे आश्कार हुई, जो कि मेरे लिए ख़ुद एक बड़ी हैरत का बाइस थी। एक तो ये बात हुई कि मैंने जो अपने पुराने यहाँ कर पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो सब कॉन्टिनेंट के लोकल स्कॉलर्स थे, मैंने उनकी तहरीर जो थी उनको हाथ लगाया, तो मुझे पता चला कि बड़े शानदार उनके आर्टिकल्स लिखे गए जिनको हमने कभी अहमियत नहीं दी, क्योंकि वो सब उर्दू में हैं। तो उर्दू को तो आपको पता है हम वैसे ही समझते हैं कि कोई इस काबिल नहीं। लेकिन जब मैंने उनको पढ़ा, दूसरी बात ये हुई कि एक तो मुझे उनकी तहरीरों से एविडेंस मिला, लेकिन उस एविडेंस के साथ मेरा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब कोई कहीं लिख देता है कि ऐसा था, तो फिर मैं कहती हूँ कि उसका कहीं ना कहीं टेंजिबल सबूत भी होना चाहिए। जैसे जब मैंने लाहौर स्कूल पे काम किया तो लिखा गया कि जी लाहौर में बड़ी शानदार पेंटिंग्स हुई, तो मेरा सवाल था कहाँ है? तो फिर मैंने वो पेंटिंग्स जो थी वो डिस्कवर की और उनके ऊपर मैंने बात की। तो यहाँ पे भी तकरीबन इसी किस्म की बात थी। तो उसमें मुझे एक बड़ी दिलचस्प कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लॉजिक और रीज़न के साथ चलते हैं। तो मेरी पहली जो लॉजिक और रीज़न थी वो ये कहती थी कि लाहौर का जितना भी ख़त्ता है ये हमेशा ही से एक तो ये कि रावी का किनारा, अगरचे रावी अपना रुख बदलता रहा है लेकिन रहा इसी खित्ते के अंदर है, तो रावी का पानी जो है वो बहुत अहम था। दूसरी बात ये कि ये ज़मीन जो है बहुत फर्टाइल है। आज तक अगर आप देखें तो एक तो यह लाहौर का पानी मीठे पानियों में आता है, और दूसरी बात ये आ जाती है कि यहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत सरखेज़ है। तो अगर हम कदीम इंसान की बात करते हैं तो उसके यही दो प्रॉब्लम्स थे। मारा फिरता था, वो इसी को ढूंढता था, और वो इसी को ढूंढने की वजह से
वो इस इलाके में आके उसका रहना जो है वो बईदस क्यास तो है ही नहीं। तो ये कहना कि लाहौर शहर 3rd सेंचुरी AD में बसा, या इसका जिक्र हमें हदूदुल आलम एक किताब है 8वीं सदी में वहाँ से मिलना शुरू हुआ, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर शहर के आपको एग्जैक्ट जो है वो कोई लिटरेचर मिले। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इस हवाले से हमने लोकल लिटरेचर जो लोकल ज़मानों में थे उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तीसरी एक बड़ी अहम चीज़ जो मुझे पता चली और उसके अंदर ये हुआ कि पाकिस्तान में लाहौर शहर में शाही किले के आगे एक दीवाने आम के जो लॉन्स हैं वहाँ पर 1959 में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुई थी लाहौर शहर की एंटीक्विटी के हवाले से, और दैट इज़ द ओनली प्रॉपर एक्सकवेशन दैट वाज डन फॉर द लाहौर। उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस एक्सकवेशन के दौरान जो है गालिबन 13 या 16 स्ट्रेटिफाइड लेयर्स हमें मिलती हैं जो कि मुख्तलिफ कल्चर्स को शो करती हैं, एंड देन वी हिट द वर्जिन सॉइल कि जहाँ पर हमें कोई ट्रेसेस नहीं मिलते। तो जब वहाँ से एक्सकवेशंस हुई तो ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको ब्रिटिश लेयर मिलेगी, फिर सिख लेयर मिलेगी, फिर मुगल्स की, और उसके बाद मुस्लिम गजनवी, एंड देन प्री मुस्लिम एंड सो ऑन। तो जो प्री मुस्लिम लेयर्स थी उसकी जो मैंने सबसे अच्छा, अब हुआ ये कि वहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं दे वर मेड पार्ट ऑफ स्टोरेज विद इन लाहौर फोर्ट। वो शाही किले के अंदर एक स्टोरेज में मेरा ख्याल है अभी भी मौजूद होगी। उसमें कोई बोन की फॉर्म्स भी हैं, यानी कोई कार्बन टेस्टिंग, कार्बन डेटिंग जो है मेरा नहीं ख्याल कि उस दौर में किसी भी किस्म की इन्होंने की है, क्योंकि जो मुझे आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट्स मिली उसमें सिर्फ आर्टिफैक्ट्स का जिक्र है और उसमें हमें पॉटरी मिलती है, और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है वहाँ से हमें डिफरेंट किस्म की फिगरीन्स मिलती हैं। अब जब मैं उन फिगरीन्स को देखती हूँ तो उनकी मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी जो थी वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली फिगरीन्स जो हैं, क्योंकि मेरी उस साइड पे भी काफ़ी इन डेप्थ स्टडी है, तो मैंने जब उन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी जो थी वो दिखाई दी। इससे मुझे तकवीयत मिली वो जो मैं मुख्तलिफ राइटर्स के बारे में पढ़ रही हूँ जो कि लाहौर को दुनिया के कदीम तरीन शहरों में, बल्कि एक राइटर हैं हमारे तो वो अब इस वक्त शुजाउद्दीन साहब हैं, उन्होंने लिखा हुआ है एक आर्टिकल, तो उसमें वो कहते हैं कि लाहौर शहर जो है इसकी कदामत दुनिया में 2 शहरों के मुकाबिल है, एक वो दमिश्क का नाम लेते हैं और एक अराबील का, और कहते हैं ये 3 शहर ऐसे हैं जो कि कदामत में अपनी मिसाल आप हैं और ये कभी भी मुकम्मल तौर पे उजड़े नहीं हैं, मतलब अबेंडन नहीं हुए, अप एंड डाउन आता था लेकिन। तो उस लिहाज से जब मैं लाहौर की कदामत को देखती हूँ तो मुझे काफ़ी एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का एविडेंस। लाहौर शहर जो है ये 1200 या 1400 साल का किस्सा नहीं है, ये किस्सा उससे कदीम है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करें और उसके साथ साथ जो है जो कार्बन डेटिंग का मेथड है वो हम इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी के अंदर जो एक बहुत बड़ा हैंडीकैप मुझे दिखाई देता है वो ये कि हमारे पास साइट्स बहुत हैं, हम उनसे बहुत कुछ निकालते भी रहते हैं, लेकिन निकालने के बाद वो जो साइट होती है वो किसी के एमफिल और पीएचडी का थीसिस बन जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कॉन्फ्रेंस हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर ना एनालिसिस होता है, ना उनकी सिम्बॉलिक इंटरप्रिटेशंस होती है, ना उनका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट ज़्यादा निकाला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि वेयर द स्पेड ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट स्टॉप द पेन ऑफ हिस्टोरियन बिगिन्स। तो जो पेन ऑफ द हिस्टोरियन है उसकी यहाँ बहुत ज़रूरत है, करेगा वही स्टाइलिस्टिक सिमिलैरिटीज़ निकालेगा और वही टाइम के अंदर उसको किसी जगह के ऊपर फिर डिफ़ाइन कर सकेगा कि ये जो आपके आर्टिफैक्ट्स हैं ये वक्त के इस दौर के साथ जो है इनका ताल्लुक और रिश्ता है। तो डॉक्टर साहब आपने कोई इसको लाइक थीसिस की फॉर्म में है आप, या आपने कुछ कोई यानी आपको चाहिए था ना कि कोई इस तरह की बुक की फॉर्म में एक चीज़ होती ताकि जो मालूमात आपके पास हैं लाहौर की क़दामत की वो एक जगह इकट्ठी होके मज़ीद किसी की रिसर्च की राह हमवार हो जाती? देखिए मैं अपनी रिसर्च के मामले में हमेशा से बहुत जेनरस होती हूँ, और एक चीज़ मैंने पिछले 20-22 साल की जो मेरी ये सारी रिसर्च है उसमें देखा है कि जितना भी मैंने इल्म हासिल किया और जितना मैंने दिया अल्लाह ताला ने मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा दिया। अब इसके अंदर मेरे साथ एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक तो मेरी मार्केटिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत 0/0 हैं, जिसके ऊपर कि आप मुस्तफा हुसैन ताड़ साहब जो हैं वो अक्सर मेरी डांट डपट करते रहते हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बात बताऊं कि मेरी जितनी भी राइटिंग्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं इमेजेस। अब वो इमेजेस सारे के सारे होते हैं 4 कलर में, तो जब मैं 4 कलर प्रिंटिंग की साइड पे जाती हूँ तो माजरत के साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम जो पब्लिशर्स मुझे बजट बताते हैं तो वो बजट ऐसा नहीं होता कि मैं उसको, हाँ ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ जगह पर मेरी पब्लिकेशंस होती रहती हैं, लेकिन वो पब्लिकेशंस
ब्लैक एंड वाइट होते हैं, इमेजेस अच्छे नहीं आते हैं, इस किस्म के मैं। लेकिन अब जो है मैं आज, बल्कि आप दूसरे शख्स हैं जिन्होंने मुझसे यही बात की है, शिकवा किया है कि आप अपनी रिसर्च शेयर करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जो मेरी रिसर्च है ये प्राइमरी रिसर्च है और इससे आगे बहुत सारी तहकीक के दरवाजे खुल सकते हैं। तो इंशाल्लाह इफ़ आई कम अक्रॉस सम पब्लिशर who can handle this expensive publishing, so इंशाल्लाह। लेकिन अब ये है कि मैं अब ये भी सोच रही हूँ कि मैं इस रिसर्च को जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल कर दूँ, क्योंकि मेरी जितनी रिसर्च होती है दैट इज़ विद प्रॉपर रेफरेंसेस, उसके बगैर मैं नहीं लिखती हूँ। तो मैंने जितना लिखा है वो उसके पूरे रेफरेंसेस हैं, तो इंशाल्लाह ताला। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, लाहौर के हवाले से आपने जाना कि लाहौर की जो तारीख़ है वो कहीं ज़्यादा कदीम है और इसके हवाले से बहुत सारे सबूत भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अभी तहकीक होना बाकी है, लेकिन कुछ बुनियादें जो हैं वो हमें डॉक्टर साहब प्रोवाइड करती हैं। और बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा काम करते हैं कि वो हर ऐसी किताब को ज़रूरी नहीं है कि वो शाया करें जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू है। इस हवाले से भी बहुत सारे ऐसे हमारा पब्लिशर्स हैं जो कि सिर्फ उलूम की खातिर और उलूम की अहया की खातिर ऐसा बहुत सारा काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब का जो काम है वो उनको ज़रूर शाया करना चाहिए, ताकि हमारे पास कुछ बुनियादें हैं और उन बुनियादों पर, एक प्राइमरी लेवल की ये बुनियादें हैं और उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे बहुत ज़्यादा मज़ीद तहकीक हो, ताकि लाहौर की जो क़दामत है, ये लाहौर की जो तारीख़ है, उसको सही तौर पर जाना जा सके। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। क्रिकेट की बारे में बात करते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा सैड म्यूजिक अगर ऐड हो जाए, थोड़ा सा थोड़े से आंसू ऐड हो जाए। बज रहा हो पीछे, मेरे दिल में बज रहा है वायलेंस। पहले एक वक्त था जब तार बजा करते थे, पाकिस्तानी टीम की बात करते थे, भाई साल बदला, कोच बदले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रविश नहीं बदली। वो रविश है ना खेल के हारने की रविश। हारना तो हर खेल का हिस्सा होता है, दो में से एक ही जीतता है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए इस वक्त जो नाकामियां हैं उनसे जान छुड़ाना महाल हो गया है। और न्यूजीलैंड ने पहले एक मैच में, फिर दूसरे मैच में पै दर पै 2 शिकस्त हमें दी, और मैं तो पिछली जो ऑस्ट्रेलियन शिकस्त है उसको साथ लेके आ रहा हूँ। 3 मैच हम वो भी हारे हैं, 6 इनिंग्स आई बिलीव। और जो ग्रीन शर्ट्स हैं इस वक्त तीनों शोबों में इस सीरीज की अगर हम बात करें नाकाम रहे हैं। पाकिस्तानी फील्डर्स ने कई आसान कैचेस ड्रॉप किए, जबकि साल 2023 भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नाखुशगवार यादें लिए रुखसत हुआ। साल का इख्तिताम हमें, जैसा कि मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया के शिकस्त के दाग और सदमे से हुआ। फिर क्रिकेट पाकिस्तान का जो गैर एलानिया सरकारी और अवामी खेल जिसको हम कहते हैं, कि वो सरकारी है तो नहीं लेकिन है, और पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत इस खेल का मतलब ही क्रिकेट को समझती है कि यही हमारा कौमी खेल है। इस वजह से क्रिकेट में अवामी दिलचस्पी के बायस जो क्रिकेट के मुंतज़िम इदारे पीसीबी की अगर बात करें तो इस पर सबसे ज़्यादा बात भी होती है और तनकीद भी होती है। एंड समहाउ पीसीबी इज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, ये जो सारी सूरत हाल है, क्योंकि फैसले तो अल्टीमेटली पीसीबी ने करने हैं ना। दूसरी जानिब जी, न्यूजीलैंड में मौजूद जो पाकिस्तानी टीम इंतजामिया और खिलाड़ियों के दरमियान एनओसी के मामले पर कशीदगी दिखाई दे रही है। डायरेक्टर क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज के सख्त रवैये से खिलाड़ी परेशान और नाखुश भी हैं। सीनियर खिलाड़ियों और डायरेक्टर के दरमियान जो ताल्लुकात आइडियल नहीं है। पीसीबी ने हफीज को मिकी आर्थर की जगह डायरेक्टर बनाकर जो इख्तियारात दिए थे और लामहदूद इख्तियारात दिए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में होने वाले कई फैसलों में वो पेश हैं। टीम मीटिंग्स में मोहम्मद हफीज की लंबी लंबी तकरीरें और तवील मीटिंग से भी सीनियर खिलाड़ी खुश नहीं है। खिलाड़ी कहते हैं कि जी वो गैर ज़रूरी मदाखलत और रोक टोक कर रहे हैं, जिससे टीम का माहौल ख़राब हो रहा है। दूसरी जानिब जी, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन पाकिस्तान के जो T20 सीरीज़ उससे बाहर हो गए हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विलियमसन है उन्होंने दूसरे T20 मैच में जो हैमस्ट्रिंग इंजरी का वो शिकार हुए थे, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि केन विलियमसन पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे। सो लिहाजा ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, और ये जो कशीदगी वाले मामलात हैं किस हद तक दुरुस्त है किस हद तक नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग मौजूद है। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि इस वक्त एक डॉक्टर की जितनी जरूरत है टीम को इससे पहले कभी न थी। मिर्जा साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुभ बखैर इमरान, आपको भी और अरमला आपको भी। बिल्कुल, टीम को अभी डॉक्टर की जरूरत होगी जब 21 जनवरी के बाद टीम वापस आएगी। आखिरी T20 21 जनवरी को है, और उसके बाद बहुत सारे, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास भी कराची में हो रहा है, और इस इजलास में जो है वो फैसले किए जाएंगे। बहुत सारे फैसले हैं, तो टीम की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि टीम की कारकर्दगी जब से हफीज ने टीम डायरेक्टर का ओहदा संभाला है,
तनाज़ात दर तनाज़ात जो है वो जन्म लेते जा रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ टीम की कारकर्दगी खराब हो रही बल्कि खिलाड़ियों में भी बेचैनी में बेपनाह इजाफा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब कल तीसरा T20 है, लेकिन मामला कुछ ज्यादा बेहतर अंदाज से नहीं जा रहे, क्योंकि अगर एक आदमी को आपने तमाम तर इख्तियारात दे दिए मोहम्मद हफीज को, तो वो अक्ले कुल बने हुए और वो सारे शॉट्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। हालांकि यासिर अरफात को भी उन्होंने हाई परफॉर्मेंस कोच की हैसियत से बुला लिया, एडम हॉलियॉक भी वहां पर मौजूद है, उमर गुल भी है, सईद अजमल भी है, बेशुमार लोग हैं वहां, और उसके बावजूद टीम की कारकर्दगी जो है वो बजाय बेहतरी की तरफ जाने के तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने अभी जिस तरह से मोहम्मद हफीज का जिक्र किया, उनके हवाले से ये तो कहा जाता था, और उन्होंने अपने टाइम पे जब क्रिकेट जितनी खेली है बड़ी अच्छी खेली है, बड़े अच्छे वो एक रहे हैं क्रिकेटर, लेकिन एज अ मैनेजमेंट उनका जो हिस्सा है आपके मुताबिक, और जो जिस तरह से प्लेयर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं और जो खबरें हम तक पहुंची, कि काफी किस हद तक ये दुरुस्त खबरें हैं कि वाकई टीम ओरिएंटेड है इन सारे मामलात से? देखिए अरमला, जो IIL T20 लीग के NOC का मामला है उस पर जो है पहले तो उस पर एतराज हुआ, फिर उसके अलावा प्लेयर्स जो दीगर लीग्स खेलना चाहते हैं, जो जब इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत किए थे तो उस वक्त ये तय हुआ था कि कम से कम PSL के अलावा 2 लीग्स खेलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अब हफीज उस पर भी जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं सब कुछ उन्होंने करना है। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे तो तवज्जो नहीं दे रहे, वो खिलाड़ियों पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब मैं तो हैरान होता हूँ कि सरगोदा में वो जो फैक्ट्री एरिया सरगोदा से निकलने वाला एक लड़का जो टेप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने के लिए जाता था, अपनी मेहनत की बदौलत पाकिस्तान के लिए आया। उस वक्त हफीज को 1000 रुपए मिलते थे उस वक्त के जाकर टेप बॉल क्रिकेट खेलने के, और बसों में जाता था। अब वो माशाल्लाह से पाकिस्तान क्रिकेट का डायरेक्टर है। तो इंसान को अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। इंसान मेहनत करके जब आगे आता है तो दूसरे लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं उनकी राह में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। आपको भी टीम के साथ होना चाहिए मेरे साथ, मुझे लगता है। आप जो ना फैक्ट चेक रखना चाहिए, तमाम प्लेयर्स को साथ साथ बताते रहना चाहिए, रियलिटी चेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहां से आए थे, कहां तक पहुंचे, एंड ट्रस्ट मी, आई एम वेरी सीरियस। आई मीन ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग तो टीम की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स को बताते रहना चाहिए। मैं कल उनका एक शोएब अख्तर के साथ इंटरव्यू भी हमारे एक्सप्रेस के लिए देख रहा था, जिसमें वो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे। न्यूजीलैंड को अपना पसंदीदा मुल्क करार दे रहे थे, जिस पे शोएब ने कहा कि मुझे लगता है आप न्यूजीलैंड शिफ्ट होने वाले हैं। खैर जनाब, ये जो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है, टीम के अंदर कुछ तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। आजम खान आपके सिटी मेट भी हैं, आपके दोस्त मोइन खान साहब के साहबजादे भी हैं, उनको टीम में जगह दी गई। अच्छा चांस था उनके पास टू प्रूव हिमसेल्फ, बट हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आजम के टाइप की जगह नहीं है परफॉर्म करने की, वही हुआ, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुए। क्या टेक है आपका? सुना है हसीब वापस आ रहे हैं आजम की जगह। देखिए मेरी जाती राय में तो इमरान आजम को 5 मैच खिलाने चाहिए, एक दफा क्लियर हो जाए ना मामला। अभी वो 2 मैच के बाद फिर उनके बाद अगली दफा जवाब होगा, जब वो डोमेस्टिक में PSL में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनके पास जवाब होगा कि जी उनको तो 2 मैच दिए थे। पूरी सीरीज दे और पता चल जाएगा, वरना हमारे यहाँ यही है कि लड़का जरा सा इधर उधर होता है। अब आप हसन अली की एग्जाम्पल देख लेना, हसन अली क्या 2-3 मैच खेल के बाहर हो जाते हैं फिर आ जाते हैं टीम में, नवाज बाहर हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो इन माई ओपिनियन अगर उनको फुल चांस दिया जाए 5 मैचेस में, उन्हें कहा जाए, हालांकि गुज़िश्ता मैच में उनके लिए चांस था, फिनिश कर सकते थे, लेकिन वो जिस तरीके से आपकी राय का एहतराम करते हुए ये बात की ठीक है कि एक दफा पता चल जाए, लेकिन दूसरी जानिब साइम अयूब भी तो नहीं है, मुझे लगता है जूनियर है आजम के, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद जो साइम का बॉडी लैंग्वेज है वो भी कोई खातिर खास स्कोर पिछले मैच में नहीं कर पाए, बट साइम पे समहाउ उसकी फील्डिंग को देखते हुए, उसकी मैच में पार्टिसिपेशन को देखते हुए, उसकी जैसे कहना चाहिए ना कि एग्रेसिव अप्रोच को, अटेम्प्ट को देखते हुए हमें लग रहा है कि वो अच्छा कर सकता है। आजम में वो इंटेंट हमें नजर नहीं आई पिछले 2 मैचेस में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आजम में और साइम अयूब में फर्क है। हालांकि दोनों तकरीबन हम उम्र है, 21 साल के हैं साइम अयूब भी, आजम भी 21 साल के, लेकिन होना ही चाहिए कि अभी तक साइम अयूब का तो पोटेंशियल नजर आया, पहले मैच में नजर आया, बदकिस्मती से दूसरे मैच में उन्होंने ट्रैप किया उन्हें, लेकिन वो एक ऐसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान का कि उसे पाकिस्तान पर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर पाकिस्तान को। आजम खान को अब प्रूव करना होगा अगर उन्हें टीम में अपनी जगह रखनी, क्योंकि 19 रन बनाए उन्होंने। अगर आप देखें 7 T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले, एक में बारी नहीं आई, 6 इनिंग्स में उनकी बारी आई और जिसमें उन्होंने टोटल 19 रन बनाए। तो ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है, तो इसके लिए उनको डेफिनेटली ही हैव टू चेंज हिमसेल्फ। अगर उनको मौका मिलता है कल तीसरे मैच में तो ही हैव टू प्रूव हिमसेल्फ। अच्छा, अब्बास आफरीदी भी आउट हो गए इंजरी की वजह से मैच से, ये भी ही न्यूज़ है। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब ये जो अब तीसरा मैच होने वाला है, इसमें आपको क्या लगता है जो माजी की गलतियां हैं, जो कि गलतियां तकरीबन
3 टेस्ट मैचेस और 2 T20 मैचेस से चली आ रही हैं और उन गलतियों से हम सीख ही नहीं रहे हैं। ये गलतियां अब जो मैच होने वाला है उसके हवाले से आपको लगता है कि दुरुस्त करेंगी टीम और कुछ बेहतर तौर पे परफॉर्म कर पाएगी, जो कि T20 फॉर्मेट में तो बड़े अच्छी टीम कंसिडर किए जाते हैं? कोशिश तो इनकी होगी अरमला, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। 5 मैचेस यहाँ हैं, फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, 5 मैचेस पाकिस्तान में खेलेगी, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा, आयरलैंड में खेलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए अब, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन है। खुदा न खास्ता कल का मैच हारते हैं तो सीरीज हार जाएंगे, तो इनको कल के मैच में हर कीमत पर इस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करें। मुझे लग रहा है 1-2 चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। उसामा मीर जो थे वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, शायद दोबारा मोहम्मद नवाज को उनकी जगह मौका दिया जाए। और जमान खान और वसीम जूनियर दोनों बैठे हैं। जैसे अरमला कह रही है कि अगर अब्बास आफरीदी अनफिट हो गए तो जमान खान का चांस पक्का बनेगा, लेकिन अब्बास आफरीदी ने प्रूव किया है। ये पाकिस्तान के बॉलिंग कोच उमर गुल के भतीजे हैं, उमर गुल आफरीदी नहीं लिखते। उमर गुल मुझे एक वाकया बता रहे थे अपने इलाके का, कहने लगे कि हमारे यहाँ आटे की कई बोरियां इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा हमारे घर में बाहर जो हुजरा होता है ना वो रिवायती, तो कहने लगे बहुत सारे मेहमान आते हैं तो बहुत सारा। मैंने कहा कितनी बोरियां, कहता है बहुत सारी बोरियां इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। लेकिन उमर गुल जो है, हाँ उमर गुल जो है उसका ये भतीजा है अब्बास आफरीदी। PSL में इसने अच्छा परफॉर्म किया था। अभी भी 2 मैचेस में वो एट द बैक ऑफ हैंड जो बॉलिंग करता है, स्लोअर डिलीवरीज वो बड़ी इफेक्टिव होती है। तो अब देखें आगे क्या होता है, उसका फ्यूचर जो है बड़ा ब्राइट है। लेकिन मेरा सवाल कोचिंग स्टाफ के हवाले से फिर अपनी जगह पे मौजूद है, आपने भी उस जानिब इशारा किया। सईद अजमल इज देयर, उसामा मीर को कितना ही इंप्रूव करा दिया उन्होंने। और नवाज के बारे में तो वैसे ही हम कहते हैं उनका बॉल तो हिल नहीं रहा था पिछले दिनों में, जब वो बॉल करे थे जैसे फेंकते थे वैसे ही चला जाता था और बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे बैटर को। और मेरे ख्याल में एक अच्छे स्पिनर की निशानी यही होती है कि वो परेशान करता है और फिर वो विकेट निकाल लेता है। तो जो साथ से सपोर्टिंग हमारा स्टाफ है, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, आपके ख्याल में कोई बड़ी तब्दीली एक्सपेक्ट करें हम पाकिस्तान आने के बाद टीम के सीरीज का जो भी अंजाम? देखिए इमरान, 4 फरवरी के बाद तो क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली की अफवाहें गश्त कर रही है ना, क्योंकि 4 फरवरी तक ज़कात शफ़ाफ़ को टेन्योर दिया गया। 8 फरवरी को तो 8 फरवरी को इलेक्शन है और 4 फरवरी को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। तो जब अगर क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में बदलता है, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग जाते हैं तो जो आता है वो पिछलों की छुट्टी कर देता है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हफीज या दीगर लोगों का मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है, लेकिन ये कि इनको सोचना चाहिए। आपने सईद अजमल की बात की, सईद अजमल मुझे नहीं लग रहा कि वो रोल, हफीज क्योंकि सारी चीजें खुद करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या वो रोल उन्होंने दिया है? सईद अजमल को ये भी देखना होगा। आपके और हमारे दोस्त हैं शेख सईद अजमल, तो क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो हम तो शेखों के साथ हैं जी। लेकिन यस, अच्छी क्रिकेट बहुत जरूरी है, कौम के बहुत वसाइल लगते हैं और कौम का बड़ा। तो कुछ लोगों जिनको हमने खास तौर पे बाहर किया था, मुझे शादाब भी याद आ रहे हैं इस मौके के ऊपर, या वो एक सारी टीम, मैंने कल भी इसका रेफरेंस दिया था कि वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा मोमेंटम था T20 टीम का, सिवाय एक जेन्युइन केस के जो नसीम शाह का था, उसके बाद सारी टीम के अंदर उखाड़ पिछाड़ हुई और वो टीम डिस्टर्ब हुई। डू यू थिंक समहाउ वी नीड टू गेट बैक टू दैट 11 और वो दोबारा से मोमेंटम में आए? और उसमें ऑब्वियसली मैं कैप्टन का भी जिक्र कर रहा हूँ। देखिए शादाब जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम था, अब अल्लाह करे वो फिट हो जाए। इश्तिहारात में तो नजर आ रहे, अब वैसे ही वो क्रिकेट के मैदान में भी उसी तरह की परफॉर्मेंस दें जैसी वो एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि टीम में बहुत ज्यादा तब्दीलियां, आप देखें ना कितने चीफ सेलेक्टर बदल गए, कितने कोचेस बदल गए। ये सारी तब्दीलियां दुनिया की, गैरी स्ट्रेट को देख लें जो न्यूजीलैंड का हेड कोच है, कितने अरसे से वो उनके साथ है। तब्दीलियां मुसलसल अगर करते रहेंगे आप तो उससे यकीनन, आपकी बात बिल्कुल सही है, टीम का कॉम्बिनेशन मुतासिर होगा। डेफिनेटली वन लास्ट क्वेश्चन इन लास्ट 30 सेकंड्स, चूंकि हमें सारी गुफ्तगू में PSL का जिक्र नहीं है, जितनी ऑफ रोडिंग में PSL इस वक्त पहले कभी नहीं थी। कल अली जफर ने पूछ लिया अपने मद्दाहों से कि अगर मैं PSL का गाना गाऊं तो क्या लीग की वैल्यू बढ़ेगी? आपके ख्याल में बढ़ेगी? आप भी एक सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नहीं, अली जफर का मैंने यहाँ एक्सप्रेस न्यूज के लाहौर स्टूडियो में इंटरव्यू किया था PSL में 2020 में, और अली जफर के गाने तो बड़े जबरदस्त होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जो लोग होते हैं वो जुमला जो कहा जाता है ना,
कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो अली जफर, तो वो अली जफर जो है ना बेचारा, उसको पिया नहीं चाह रहे गालिबन, लगता यही है मुझे। तो या वो 4 तारीख को चलेंगे तो क्या हो, जो इनका स्टेटस है उससे तो लग रहा है कि अली जफर ही गाना गाने वाले हैं वैसे, वी वंडर। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके एनालिसिस, बड़ा मजा आता है वैसे, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो जाती है। मिर्जा इकबाल बेग डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तानी टीम के हवाले से हम बात करें थे। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, किचन में भी जाएंगे और आपको मौसीकी भी सुनाएंगे। मुस्कुराना तेरा, पास आना मेरा, रातों में सवेरा, ओ मेरी जान, तू मेरी मोहब्बत है, तुझी से राहत, तू ही मेरी चाहत, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, होना चाहूँ तुझ में मैं फना, ओ मेरी जान, होना चाहूँ तुझ में मैं फना। तेरे में जीना चाहूँगा कभी ना, इस बात में कमी ना होगी मेरी जान, ओ मेरी जान, खोना चाहूँ तुझ में मैं फना, ओ मेरी जान, खोना चाहूँ तुझ में मैं फना। बिलाल शाहिद इज द सिंगर, आप जिनको सुन रहे थे इनके साथ जॉर्डन ऑन गिटार्स, और उम्मीद है कि आपको इनका गाना पसंद आया होगा। थोड़ा सा म्यूज़िक का टच बहुत ज़रूरी है, सिंस हमने कहा कि वीक अच्छा गुजर जाता है, तो इसलिए हमने आज इनको इनवाइट किया। हमारा एक्सप्रेसो टैलेंट है, अब देखते हैं कि आपको कैसा लगा है, तो आप बताएंगे। हमें तो सुबह सुबह सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम टू एक्सप्रेसो। बिलाल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ही रोमांटिक मिजाज गाने आप गा रहे हैं, वैसे सूरज नहीं लाहौर में निकल रहा, ऊपर से आप इतनी रोमांटिक शायरी, गिटार्स, क्या सीन, क्या है, गेम क्या है? बस अच्छा लगता है ऐसे इस तरह से सॉन्ग्स क्रिएट करना और हमें सिंग करना। अपनी आपकी धुन है अपनी? जी बिल्कुल, ये लिरिक्स कंपोज हमारी खुद की है। कंपोज भी खुद की? अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी सॉन्ग्स हम परफॉर्म कर रहे हैं या भी करेंगे वो सारे हमारे खुद के। अच्छा, वाओ। तो जॉर्डन भी आपके साथ हैं, ये खुद भी सिखाते भी हैं म्यूजिक। जॉर्डन आप बताएं, आपका जर्नी कैसा है अभी तक गिटार को लेके? इट्स वेरी गुड। आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम माय टीचर। मैंने गिटार सुनी, लाइक इट्स बीन 10 years, मोर देन 10 years कि आई एम प्लेइंग गिटार। और आफ्टर 10 years मतलब मैं टीच कर रहा हूँ गिटार साथ। तो कोई और इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं आप? यस, आई प्ले रुबाब, आई प्ले तबला, ड्रम्स भी प्ले करता हूँ। और आपके टीचर कौन है? मेरे टीचर ही इज नो मोर, बट हिज नेम वाज लॉयड रॉबिन्सन। तो उनसे मैंने गिटार सीखी और म्यूजिक की सारी स्टडीज की, और लाइक नाउ आई एम स्टडीइंग इन एनसीए, बीएस म्यूजिकोलॉजी कर रहा हूँ। अच्छा, ये दो टैलेंटेड नौजवान हमारे पास मौजूद हैं। ये आई मीन सुबह सुबह आपको हम कुछ पॉजिटिव भी तो दिखाएं ना। न्यूज़ चैनल जब भी खोलते हैं अच्छी अच्छी खबरें आती नहीं है, तो ये हमने कहा कि हम तो यूजुअली आपके भाई से जो हमारी मुलाकात हुई थी अब्रार से, कुछ दिन पहले आपको हमने मिलवाया था। ही यूज्ड टू सिंग सेमी क्लासिकल, गजल, उस टाइप का उनका जॉनर है। आप तो टोटली दूसरी साइड पे मुझे लग रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जानबूझ के दोनों भाइयों ने किया कि दोनों टाइप के कॉन्सर्ट्स आए, तो एक तुम कर लो, एक मैं कर लूंगा, तुम गजल गा लेना, मैं स्टेज पे गा लूंगा। ये क्या है? बिल्कुल आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। बिजनेस आइडिया बताए ना वो? नहीं, बिजनेस आइडिया नहीं है, बेसिकली हमारा हॉबी है कि मतलब उसको जो अच्छा लग रहा है इब्रार कर रहा है। ठीक है, हम अपना ये वे लेके चल रहे हैं कि हम दोनों भाई इस तरह से वर्क करें कि सब अच्छा काम करते हैं, बट हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट है। कभी ये नहीं सोचा कि दोनों इकट्ठे गाओ मिलके, आप थोड़ा ये वाला साइड रखो और वो थोड़ा क्लासिकल या हमारा फ्यूचर प्लान्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह से चल रहे हैं। अच्छा, इट विल बी गुड, वैसे ऐसा लगता है। तो आप हमें कुछ और सुनाइए इंशाल्लाह। अच्छा सा। आँख मेरी बंद
पर हर वेले तेरा ख्याल चलदा तू नी मेरे नाल इमेजिन चरवा तेरे नाल चलदा माइंड ये ब्लर पर क्लियर दिसदी तू मैनू नी विश लिस्ट एम्प्टी मेरी पर रखी तेरे ड्रीमां नाल नी तू दिता सीगा चीट मैनू डाउन हुंदी तेरी चैट विच नी किते सीगा गलत मैं आ बैठ मेरे नाल टेबल टॉक विद मी स्कीम तेरी जानदा सी तू करना डिच फितरत ये तेरी बिलीव एक्सपेंसिव है तू करे उन पुरानी सिकात ये तेरी अख मेरी बंद पर हर वेले तेरा ख्याल चलदा तू नी मेरे नाल इमेजिन चरवा तेरे नाल चलदा ये गाना आपको रिलीज किया आपने? जी बिल्कुल। अच्छा, कैसा सोलो है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यंगस्टर्स बड़े सुनते हैं ऐसे गाने। बिल्कुल, हमने थोड़ा सा स्विंग किया म्यूजिक को, क्योंकि पहले कुछ और म्यूजिक टाइप चल रहा था, अब थोड़ा सा म्यूजिक को चेंज करके उसमें थोड़ा सा दर्द भर के, थोड़ा सा डांस बीट्स भर के हमने फ्लो चेंज करके। शिकायत है तो दर्द तो बनता है। प्रोड्यूस कौन कर रहा है आपके लिए? प्रोड्यूस इब्रार और मैं मिलकर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फादर हमें काफी सपोर्ट करते हैं। आपका अपना स्टूडियो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खुद से प्रोड्यूस करते हैं जी। तो क्या ख्वाहिश क्या है आपकी एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट? व्हाट्स योर ड्रीम? ड्रीम यही है कि बस एक्सप्लेन मैं आपको कैसे करूँगी, मतलब मेरे पास यही है कि मतलब हम अच्छा वर्क करें और लोग अच्छा काम। अक्सर लेटते हो बेड पे, आप सोचते हो कि यार मैं ये कर रहा हूँ, या ख्वाबों में एक चीज आती है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हम जो भी करें अच्छा वर्क करें और टैलेंट को सपोर्ट करें, ठीक है। इफ यू गेट अ चांस टू सिंग अ सॉन्ग विद किसी भी बड़े सिंगर के साथ, हु वुड यू लाइक टू, कि मैं इनके साथ मुझे गाना है, ख्वाहिश है? अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने स्टार्ट किया था ये वर्क, या हम इस फील्ड में आए थे, तो अभी तो कोई ऐसी श्रेय नहीं की है कि किसी के साथ हमने मीटअप ना किया। अच्छा, नहीं सिंगर अगर कोई गाना रिलीज होना, कोई कोलैबोरेशन हो किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ, बड़े आर्टिस्ट के साथ, तो उसमें तो ये है कि हम आतिफ भाई को रेकमेंड करेंगे ऑलवेज। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने ब्रदर को इब्रार के साथ कोलैब करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी नजर में मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऑफ कोर्स। और तो ऐसा कोई सिंगर, पाकिस्तानी सिंगर जिससे बहुत इंस्पिरेशन लेते हो अपने म्यूजिक को लेके? एम इब्रार शायद। ये नहीं कि वो मेरा भाई है, वाबस्तगी है भाई, ये कोई टीवी का बयान नहीं है, ये रियलिटी है। दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी आपको सुना है, अभी आपकी आवाज़ का तारुफ हुआ है, उनसे कुछ कहिए, बीइंग एन आर्टिस्ट क्या कहेंगे उनसे, फिर हम आपसे एक और गाना सुनेंगे। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि अगर ये स्पेशल मेरा मैसेज उनसे पेरेंट्स के लिए, कि अगर उनके बच्चे हैं या कोई भी हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करें, ना ही कि उनके रास्ते की रुकावट बने, क्योंकि बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर तो लेते हैं, माँ बाप फिर नाराज होते हैं, पे मान भी जाते हैं। वैसे रियल लाइफ गोल्स के अंदर हेल्प करता है म्यूजिक? कोई ना मान रहा हो या ना मान रही हो, फोन ना उठा रही हो, कोई गाना गा के भेज दिया, शी गेट्स इंस्पायर्ड एंड कॉल्स यू बैक, ऐसा फायदा होता है तुम यंगस्टर्स को आजकल? हम फायदा लेते नहीं है, पर लेने वाले लेते से फायदा। मेरे साथ तो ऐसे भी रियलिटी में होता है कि वॉइस मेरे से रिकॉर्ड करवा के आगे अपने सेंड कर रहे होते हैं। ओह माय गॉड, मतलब इस तरह से नहीं चलता भाई की, और ये सुनो मैंने तुम्हारे लिए गाया है, ये भी हो रहा है इधर। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। बिलाल और जॉर्डन दोनों बहुत टैलेंटेड हमारे आप यंगस्टर्स हो। जाते जाते एक गाना में और सुनाइए और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ओके। तेरा साजना संग तेरे बिताना हर समा, तू मेरी मैं तेरा साजना संग तेरे बिताना हर समा, हाजतें मुकम्मल हो गई, हर तरफ खुशी का है
साजना मुस्कुरा के देखा जो मुझे बाखुदा मैं तेरा हो गया बसा लिया है सांसों में तुम्हें बना लिया तुम्हें है अपनी जान तू मेरी मैं तेरा साजना वेलकम बैक। और इतना खुश शक्ल खाना और इतनी अच्छी खुशबू। अहमद आप ये सुबह सुबह जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, जुल्म नहीं कर रहे, नेकी कर रहे हैं। नहीं हमें तो जुल्म लग रहा है ना। अहमद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? देखिए सिर्फ हम स्टिर फ्राइंग में है, ठीक है, और इनको स्टिर फ्राई नूडल्स भी कहा जाता है क्योंकि हम इन नूडल्स को स्टिर फ्राई करते हैं बॉईल करने के बाद। तो इस वक्त जो है मैं वेजिटेबल सौते कर रहा हूँ। ठीक है, और जिन लोगों ने पहले वैसे एहतियातन हम आपको बता दें, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आज हम चाउमिन्स बना रहे हैं और ये ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ चाउमिन्स हैं वो है, लेकिन पाकिस्तानी टच के साथ है। जी एग्जैक्टली। तो इसके अंदर मैं वेजिटेबल स्टिर फ्राई करने के बाद जो है इसके अंदर हम डार्क सोया सॉस डालेंगे, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चिली गार्लिक सॉस है। वाओ नाइस। ये कितने पर्सन सर्विंग के लिए आपने इतनी क्वांटिटी डाली है इसकी? जी जी, ये कितने पर्सन सर्विंग के लिए इतनी क्वांटिटी डाली आपने? देखें ये एक कप सब्जी है और इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो डार्क सोया सॉस है। ठीक है, 1 कप सब्जी है और 200 ग्राम्स हम इसमें नूडल्स जो है वो 1 पर्सन सर्विंग ये बना रहे हैं। 3% सर्विंग, 3%। ये चिकन है जिसको मैंने चिकन पाउडर लगा के जो है वो कर लिया था, और इस पर ये सॉल्ट जाएगा। ओके नाइस। और ये हमारे पास नूडल्स हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अहमद इसको बाद में फ्राई नहीं करते हैं, लोग इसको डाल के चूल्हा बंद कर देते हैं। इज इट राइट? देखिए अपने अपने स्टाइल्स हैं। अच्छा ओके, अपने अपने स्टाइल्स हैं, हर किसी को अलग अलग टाइप की कुकिंग पसंद आती है। हाँ। तो वो उसके स्टाइल्स हैं। ओके, वो आपके स्टाइल में बनाना चाह रहे हैं। जैसे ये एक बार टेस्ट हाथ के टेस्ट का भी होता है, किसी किसी के हाथ में बहुत टेस्ट होता है, कुछ लोग बिल्कुल सेम रेसिपी भी बनाते हैं तो शायद वो फ्लेवर नहीं आता। अच्छा, इन नूडल्स के हवाले से भी कुछ है इंस्ट्रक्शन स्पेशली, आप इनके हवाले से भी कुछ बताना चाहें? देखिए नूडल्स के बारे में मैं अगर आपको एक सीक्रेट रिवील करूं, जो भी नूडल जो उसके ऊपर जो सरफेस होती है, जितनी वो मैट सरफेस में होंगे उतने ज्यादा अच्छे नूडल्स होंगे। उसकी जो डिहाइड्रेशन चाहिए उसमें, जितना डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा वो उतना अच्छा हुआ होगा और वो उतने मजे के होंगे। ये जो खाने वाला है वो आपको ज्यादा जो है वो इसका डिफरेंस बता सकते हैं, जैसे हमारे ऑडियंस हैं जो खाते होंगे वो बता सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, सो वी गॉट 1 मिनट मोर। आखिरी मिनट हमारा शुरू हो गया, रेडी भी हो गया आई गेस। रेडी भी हो गया चिकन चाउमीन, नाइस, लुक्स नाइस, फुल फील आ रही है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, लाइव शो खत्म होने के बाद भी व्यूअर्स हम आपको दिखा सकते हैं कि इनके साथ होती क्या है। आप खा भी सकते हैं यार, आज आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं आपको कि हम कैसे इनका क्या हशर करते हैं। वैसे तो आप दिखा देते हैं। हां वैसे यूजुअली आई शो, हां आई डोंट पोस्ट ऑन इंस्टा बाय द वे, अभी मैं इंस्टा पे भी करूंगा। ये ऑलमोस्ट रेडी हैं और हमारे शो का इख्तिताम भी आने वाला है अहमद। ओके, एंड इट्स रेडी टू सर्व। गुड, साथ चॉपस्टिक्स हैं, आप खाना चाहें, ऐसा बड़ा मुश्किल काम है तो चाइनीज फील प्रॉपर नहीं ना, फुल प्रॉपर फील है। और इसमें जो हम एडिशन करने जा रहे हैं वो क्या है? ये एंड वाला पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होता है अहमद का। ओह नाइस, प्रेजेंटेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इट्स एन एग राइट? ओह वाओ, ड्रेसिंग के ऊपर क्या बात है सर। अहमद आप ये तो सुबह सुबह हमारा दिल ललचाते हैं, लेकिन हम इसको अपनी क्रेविंग को फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी खुश शक्ल किस्म का चाउमीन ये रेडी है जनाब। आपको हम सोशल मीडिया पे बताएंगे कितना अच्छा है खाकर, क्योंकि शो खत्म होगा तो। So if you're a चाउमीन फैन you would love to, you know, आप इसको बनाना आपको अच्छा लगेगा। और एज अहमद सेज, कॉस्ट इकोनॉमी इसके अंदर होती है। हम जो भी आपके लिए रेसिपी लेकर आते हैं वो मार्केट की निस्बत आपको